राम राम टाबरो और किसान का हाल चाल। अब देखो आपके कल जो परीक्षा है, कल आपके गणित की परीक्षा है ना। और गणित को सबको क्या लगता है, गणित क्या है दोस्तों, भूत है ना। और इस भूत का एक ही इलाज है दोस्तों, क्या करना है, इससे डरना नहीं। आपने कभी देखा होगा कि आप कभी रात के अंदर सीढ़ियों में ऊपर चढ़ते हो, अंधेरा होता है तो आपको लगता है कि पीछे से कोई ना कोई आ रहा है, लेकिन उस समय अपन क्या डरते डरते हुआ चलते चलते आगे चलते हैं। लेकिन अगर केवल उस भूत को अगर हराना है तो केवल क्या करना है, उसको पलट के देखना है पीछे, बस उसको पलट के देख लो। यानी इस गणित को आपको केवल दिमाग में उठाना है, कुछ नहीं साला, जैसे हिंदी का किया, सामाजिक का किया, वैसा का वैसा ही पेपर अपन क्या करेंगे, गणित का करेंगे। आज दोस्त अपन लेके आ रहे हैं गणित की मैराथन क्लासेज, ठीक है। इसके अंदर अभी जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उनको अपन यहाँ सोल्व करेंगे। हो सकता है वहां संख्या चेंज कर दे, लेकिन इसी टाइप के आपको वहां पर प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो आप अगले कुछ समय के लिए बिल्कुल कमर कस के बैठ जाइए और अपने पेन कॉपी लेके बैठ जाइए। देखो, गणित को डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं। गणित ही एकमात्र ऐसे सब्जेक्ट है जिसमें आप 80 में से 80 नंबर ला सकते हो। हाँ, क्या कहा मैंने, 80 में से 80 नंबर ला सकते हो। केवल प्रैक्टिस करनी होती है। प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट। आदमी को कौन बनाता है, अभ्यास। अभ्यास आपको बार बार करना होगा ना। रसरी जावत आत है सिल पर करत निशान। हाँ, तो वो जो रस्सी है ना, कुएं की रस्सी, वो एक ही एक सिला पत्थर पे आती जाती है, तो वहां पर भी उस पर भी निशान छोड़ देती, पत्थर पर निशान। तो आप तो क्या कर सकते हो कि इतने टाइम तक आपने अभ्यास किया होगा, अब लास्ट टाइम पे अपन क्या आपको लूड़ियां पकड़ाएंगे, है ना। तो इस प्रकार से आप पेन कॉपी लेके बैठना और मेरे साथ बिल्कुल जुड़े रहना। कोई डरने की आवश्यकता नहीं, शानदार तरीके से आप फोड़ के आएंगे। देखो, अभी मेरे को टाइम मिला नहीं था कि क्लास 8 का जो साइंस का पेपर हुआ है और क्लास 10th का जो साइंस का पेपर हुआ है उसको सोल्व भी अपन कराएंगे। अभी थोड़ा कुछ पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से मैं सोल्व नहीं करा पाया दोस्तों, और लगभग अपना अच्छा खासा पेपर मिला है। और 10th में तो अपने झंडे गाड़ दी दोस्तों, जो कहा वही हुआ, 90+% आराम से पेपर मिला। 8th क्लास में भी आपका लगभग 80 to 90%। लेकिन हाँ, कुछ हो सकता है कि उसमें दोस्तों क्या है कि कुछ आउट ऑफ सिलेबस और ब्लूप्रिंट का उसमें क्या थोड़ा सा ध्यान नहीं देके थोड़ा पेपर बनाया, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। उदाहरण ही थोड़े चेंज थे दोस्तों, चीजें वही हैं। घर्षण है, घर्षण ही पूछ रहा है, उसमें और कोई दिक्कत है ही नहीं, है ना। तो इस प्रकार से बहुत सारी चीजें थी, उस पर डिस्कस करेंगे। आज अपन मैथ्स की क्या है कि मैराथन क्लास ले रहे हैं दोस्तों। आ जाओ इधर, बिल्कुल कमर कस के बैठा। देखो, पहली जो आपकी है परिमेय संख्या, इसमें दोस्तों सबसे बड़ी बात, एक ही चैप्टर है, क्वेश्चन तो आएगा, और ये क्वेश्चन आपके ये है, इनसे बाहर कोई क्वेश्चन है नहीं, क्योंकि क्वेश्चन ये 2 है आपके। अब आपको यहाँ समझना, देखो यहाँ गुणन के गुणधर्म, भाई गुणन के गुणधर्म क्या होना चाहिए। पहले बात तो आप समझो परिमेय संख्या होती क्या है। ये आपने सुना होगा प्राकृत संख्या, नेचुरल संख्या। नेचुरल संख्या यानी जो प्रकृति में है, जिसको गिना जा सकता है, ठीक है, नेचुरल नंबर्स। जैसे मैं कहूं कि मान लो इस कमरे में शेर कितने, तो आप कहोगे सर कुछ नहीं, यानी 0, यानी वो प्रकृति में एग्जिस्ट ही नहीं करती, ठीक है, तो वो प्राकृत संख्या नहीं होगी। यानी 1 से लेकर अनंत तक की जितनी संख्या है वो सब प्राकृत संख्या, जिसको गिना जा सकता है। 0 को नहीं गिन सकते आप, ठीक है ना। और परिमेय संख्या क्या होता है दोस्तों, एक होता पूर्ण संख्या, जैसे आपने 7वीं क्लास में पढ़ी होगी, जिसके अंदर 0 भी ऐड हो जाए, 0 से अनंत तक। फिर आता परिमेय संख्या। परिमेय संख्या का मतलब होता है दोस्त जिसको p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है। कैसे साहब, आप तो बताओ थोड़ा सा। बिल्कुल इधर देखो, जैसे मैंने 2 लिखा, क्या यह परिमेय संख्या, हाँ परिमेय संख्या, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं है तो एक तो ही है, ये p हो गया, ये q हो गया, है ना। यह q 0 नहीं होना चाहिए दोस्तों, यहाँ जो ये जो q है ये 0 नहीं होना चाहिए, इसे परिमेय संख्या कहते हैं। कभी कभी इस प्रकार से प्रश्न पूछ लिया जाता है, निम्न में से परिमेय संख्या कौन सी है। आ गई बात समझ में। लेकिन वो कैसी संख्या होनी चाहिए दोस्तों, पूर्ण संख्या होनी चाहिए, कोई दशमलव में संख्या नहीं होनी चाहिए। आ गई बात समझ में। अब अपन सवाल के फटाफट अपन क्या कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर सॉल्यूशन कर लेते हैं। अब इधर देखिए आप, गुणन के गुणधर्म आपको बताने कि गुणन के गुणधर्म क्या, देखो सबको p बटा q के रूप में लिखा गया है, ठीक है। अब गुणन के गुणधर्म, -4/5 गुणा 1 बराबर 1 गुणा -4/5। अब देखो क्या हो रहा है, ओ सर ये तो बिल्कुल समान ही है ना। हाँ, ये आपको बिल्कुल समान ही है। अब यहाँ जो दोस्त क्या होता है, किसी भी संख्या को आप जानते हो कि 5 को मैं 1 से गुणा करूं तब भी क्या आएगा, 5 आएगा। 100 को मैं 1 से गुणा करूं तब भी क्या आएगा, 100 आएगा। यानी 1 को किसी भी संख्या से गुणा किया जाए वही संख्या प्राप्त होती है। देखो यहाँ पर भी 1 से गुणा किया गया है और वही आपके संख्या यहाँ पर प्राप्त हो रही है। इस 1 को कहते हैं दोस्तों गुणात्मक तत्समक। गुणात्मक यानी गुणा करने पर, तत्समक का तत् का मतलब उसके जैसा, और सम यानी समान, उसके जैसा समान अगर कोई प्राप्त कर दिया। जैसे 5 को 1 से गुणा करने पर 5 जैसा ही मिला, ठीक। 100 को 1 से गुणा करने पर 100 जैसा ही मिला। -4/5 को गुणा करने पर -4/5 ही मिलता है। कब मिलता है दोस्तों, 1 से गुणा करने पर। यानी 1 क्या है दोस्तों, यहाँ पर गुणात्मक तत्समक है। कई बार ऑप्शन टाइप में पूछ लिया जाता है गुणात्मक तत्समक क्या, पूछा क्या जाएगा, पूछा ही जाएगा, ये मान के चलो। और एक अभी पढ़ेंगे गुणात्मक प्रतिलोम भी पढ़ेंगे दोस्तों, अभी देखना। चलो ये बात समझ में आ गई, गुणात्मक तस्मक भाई कब प्राप्त होगा, 1 से गुणा करने पर। अगले सवाल पे आ जाइए दोस्तों, -13/17 गुणा -2/7 बराबर
-2/7 गुणा -13 क्या हो रहा है आप करो। ओ सर कहीं को ना इन्हें अगर मान लो इसको ए मान ले इसको बी मान ले तो क्या हुआ, बी पहले आ गया और ए बाद में आ गया, समझ में आ गई। यानी इनके क्रम क्या कर दिए, एक्सचेंज कर दिए, क्रम बदल दिए। तो कौन सा नियम लगा दोस्तों, क्रम विनिमयता का नियम। आ गई बात समझ में। अब नेक्स्ट पे आ जाइए, -19/29 और 29/19 देखो ऊपर से 29 से 29 कट जाएगा, 19 से 19 कट जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पर 1 बचेगा। कौन सा नियम लगा, गुणात्मक प्रतिलोम। यानी कोई दो एक जैसी संख्या, मान लो गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब क्या होता है दोस्तों, उल्टा। जैसे मैंने लिखा 5/4, इसको किस संख्या से गुणा करूं कि 1 आ जाए, कि साहब इसको पलट दो, कुछ नहीं 5/4 की को आगे गुणा कर दो 4/5 से, तो ये 4 से 4 कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, एक बार उत्तर चला जाएगा। तो यानी उसी संख्या से अगर आप पलट के गुणा कर देते हो तो आपको क्या प्राप्त होता है, 1 प्राप्त होता है। इसे क्या कहते हैं, गुणात्मक प्रतिलोम। समझ में आ गई बात, गुणात्मक प्रतिलोम। ये 100% पूछे जाने वाले प्रश्न है दोस्तों, ध्यान रखना, यहां से प्रश्न आएंगे। अब देखो सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, 1/3 गुणा, ब्रैकेट के अंदर दे रखा है 6 गुणा 4/3 को आपको क्या बनाना, देखो 1/3 गुणा 6 और 4/3 इस रूप में किस रूप में प्रकट कर सकते हो। देखो ये सहचर्य यानी 7 आ रहे हैं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों। अगर मैं कहूं कि 4 गुणा 6 और बाहर लिख दो 3, अगर मैं इसको अंदर ले आऊं और 6 को बाहर ले आऊं, कहता हूं भाई 4/3 और गुणा 6, तो कोई फर्क पड़ेगा क्या उत्तर में, नहीं पड़ेगा साहब, गुणा में कोई फर्क नहीं पड़ा। ये गुणात्मक साहचर्य गुणधर्म है ना, इसका ये रूल है। एक बार इसको छापो फिर अगले की ओर चलते हैं। देखो इस पार्ट के अंदर यही प्रश्न है। हाँ देखो दोस्तों, अगला क्या है, आपकी एक प्रश्नावली है, एक चर वाले रैखिक समीकरण। यहाँ चर का मतलब क्या होता है, देखो दो राशियां होती हैं, चर और अचर, ठीक है। चर का मतलब क्या होता है, जैसे गाय चरती है, एक स्थान पे थोड़ी चरती, बार बार इधर उधर बदलती, यानी जिस राशि का मान बदलता रहता हो उसे कौन सी राशि कहते हैं, चर राशि। आगे बात समझे, वेरिएबल्स इंग्लिश में बोलते हैं। और अचर राशि का मतलब जो कभी जिसका मान नहीं बदलता, जैसे 4 5 आप चंद्रमा में चले जाओ तो भी 4 का मान 4 ही है, अगला सवाल देखेंगे उसमें भी 4 का मान 4 ही है, लेकिन हो सकता है कि एक सवाल में x का मान कुछ आ जाए, अगले सवाल में x का मान कुछ आ जाए, यानी जिसका मान बदलता रहता हो वो कौन है, वेरिएबल यानी चर राशि है। और जो अचर राशियां कौन सी होती है दोस्तों, जो गणित के अंक होते 4 5 6 7 8 100 जो भी है वो आपके कांस्टेंट होते हैं ना। अब ये एक चर यानी यहाँ पर केवल x ही होगा, दो चर का मतलब x और y होगा, तीन चर का मतलब क्या होगा, x y और z भी आ सकता है ना, तीन चर आ सकते हैं। तो यहाँ ये कह रहा है कि समीकरण को हल करें और इसके उत्तर की जांच करें। कैसे करें साहब, अब आपके अनुभवी शिक्षकों ने बताया होगा कि बराबर की इधर आपका होता है लेफ्ट हैंड साइड, यानी लेफ्ट यानी उल्टे हाथ की तरफ, और ये कौन सा होता है, राइट हैंड साइड। अब यहाँ दो नियम देख लीजिए दोस्तों। एक नियम तो क्या है कि आपको क्या करना है कि समान जाति को एक तरफ रखना है, यानी चर राशियों को एक तरफ रखना है, अचर राशियों को एक तरफ रखना है। क्या करेंगे, अब इनकी साइडें बदलेगी, यानी राइट साइड वाला लेफ्ट में जाएगा, लेफ्ट साइड वाला राइट में आएगा, जिसे कहते हैं अपन पक्षांतरण करना। क्या कहते हैं, पक्षांतरण करेंगे दोस्तों। तो अब यहाँ गणित के अंकों को एक तरफ लाना है और एक्स वाई जो इस प्रकार से अंग्रेजी के जो शब्द दिखे जिन्हें आपने चरासी कहते हैं उनको एक तरफ आपको लाना है, ठीक है। अब यहाँ देखिए 2x जो है इस x को मैं इधर लाऊंगा, और दूसरा नियम क्या कहता है कि जब भी आप पक्ष चेंज करेंगे यानी राइट से लेफ्ट या लेफ्ट से राइट में जाएंगे तो उसका निशान बदल जाएगा। निशान का कैसे बदलेगा, अगर वो प्लस है तो माइनस में हो जाएगा, माइनस है तो प्लस में हो जाएगा, यदि वो गुणा में है x के साथ तो वो भाग में चला जाएगा, और भाग में है तो वो गुणा में कन्वर्ट हो जाएगा। देखते हैं इधर, तो यहाँ देखो 2x लिखा मैंने, अब इस x को इधर भेजेंगे, ये x नहीं है माइनस x है, माइनस इधर आते हैं किसमें हो जाएगा दोस्तों, प्लस x में हो जाएगा। अब फिर बराबर का निशान लगाए, देखो 14 इधर है, अब इस वाले एक को उधर भेजते हैं ना, बड़ा छोटा ही जाएगा बड़े के पास, अब -1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा दोस्तों। अब आगे देखिए इसको, 2x और 1x जोड़ेंगे, कितने x हो जाएंगे टोटल, 3x हो जाएंगे। ये लो साहब 3x बराबर क्या हो गया दोस्तों, 14 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 15। अभी मैंने कहा कि गणित के अंकों को आपको एक तरफ लाना है, अभी भी 3 यहाँ पर गणित का अंक बाकी है, इसको क्या करेंगे दोस्तों, इधर भेजेंगे। अभी x के साथ किसमें है, गुणा में, उधर जाते हैं किसमें आ जाएगा दोस्त, भाग में आ जाएगा, तो x केवल यहाँ x रह जाएगा, इधर 15 लिखेंगे, अब ये उधर भाग में जाएगा यानी 15 के नीचे चला जाएगा। कितना आंसर आया दोस्तों, 5 आंसर, यानी x का बराबर मान क्या आ गया दोस्तों, 5 आ गया। अब यहाँ क्या होगा दोस्तों, देखो अब अपने को उत्तर की जांच करनी, कैसे करनी है, x बराबर आप 5 रखेंगे, वहां लिखेंगे x बराबर 5 रखने पर किसमें रखेंगे दोस्तों, इस वाली साइड में। तो यहाँ देखो 2 गुणा, भाई बीच में कौन सा, भाई अगर 2 के आगे कोई निशान नहीं है तो प्लस का निशान है, लेकिन 2 और x के बीच में कौन सा निशान है, गुणा का निशान होता है ना। तो देखो 2 और x की जगह आपको क्या रखना है, 5 रखना है, -1 बराबर 14 माइनस देखो 5, x की जगह 5 रख देना, सोल्व करते हैं, 5 दूनी 10 और 10 में से 1 गया तो कितना बचा दोस्तों, 9 बचा। अब इसकी बराबर की जगह बराबर लगा दिया, और 14 में से भी 5 गए तो कितने बचे दोस्तों, 9 बचे, यानी ये जो समीकरण है 9 बराबर 9 प्राप्त हो गया। तो आगे लिख देंगे ये समीकरण क्या है, सही है। आगे बात समझे, नेक्स्ट समीकरण के ऊपर चलते हैं दोस्तों।
देखो नेक्स्ट समीकरण क्या कहती है, देखो वापस वही पक्षांतर करेंगे दोस्तों, 3x, ये 2x इधर जाएगा, प्लस का है अभी, इसके आगे कोई निशान, मतलब किसका निशान है, प्लस का निशान है, इधर आते ही किसमें हो जाएगा दोस्तों, माइनस में, तो 3x पक्षांतर चेंज करेंगे, इधर करेंगे 2x इधर आ जाएगा, बीच में क्या है दोस्तों, बराबर का निशान, और इधर अकेला कौन रह गया, 18 रह गया, तो 3x में से 2x गए तो 1x बचा, तो x के आगे 1 तो लगाएंगे नहीं, गुणांक है ना, ये सब गुणांक है, x के आगे 3 गुणांक है, और अगर पूछ ले कि इसमें x का गुणांक क्या है तो -2 है, इसमें x का गुणांक क्या है, +3 है, आगे बात समझ में, इसे गुणांक कहते हैं जो आगे लगते हैं। चलो अब 3x में से 2x गया तो कितना बचा दोस्त, केवल 1x बचा, और बराबर क्या आ गया यहाँ पर 18, यानी कहने का मतलब x की वैल्यू क्या पुटअप करनी है अपने को 18, तो इस वाली समीकरण वाली कहेंगे कि इस समीकरण में x बराबर 18 रखने पर, तो 3 और बीच में कौन सा निशान, गुणा का, 18 बराबर 2 गुणा x की जगह रख दो 18 + 18, आगे सोल्व करते हैं दोस्तों, 18 तिया होते हैं 54 बराबर 18 दूनी 36, और 36 में 18 जोड़ते हैं तो वापस क्या आता है दोस्तों, 54 आता है, यानी ये समीकरण में क्या हो गई, सही हो गई। नेक्स्ट समीकरण देखिए दोस्तों, अब नेक्स्ट समीकरण देखने से पहले पता है आपको कि इसके नीचे कुछ नहीं है, तो आप एक रख दो, परिमेय संख्या है ना, तो ये भी P/Q के रूप में इसको दर्शा देते हैं। अब ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, बराबर के इधर भी भिन्न है और बराबर के इधर भी भिन्न है, तो क्या करते हैं अपन, केची गुणा करते हैं, यानी वज्र गुणा करते हैं दोस्तों, यानी इसको इधर से गुणा करेंगे और इसको इधर से गुणा करेंगे, यानी 5 इधर चला जाएगा दोस्तों, तो ये हो गया देखो 5x, अब 1 इधर गया तो 1 को तो किसी भी संख्या से गुणा करो, कोई संख्या प्राप्त होती है, तो ये केवल 5 इधर चला जाएगा दोस्तों, ये हो गया 4x + 10। अब अपना नियम जानते हैं कि इसको अपन क्या करेंगे, ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, देखो यहाँ पर 5x है बराबर, अब पहले क्या करेंगे, देखो यहाँ पर द्विपद है, द्विपद में इस 4 जो कोष्टक बाहर है इसके बीच में कौन सा निशान है दोस्तों, गुणा का निशान है, यानी ये 4 एक बार x से गुणा होगा, फिर प्लस का निशान लगेगा, फिर 4 वापस किससे गुणा होगा, 10 से गुणा होगा, तो गुणा कर दीजिए दोस्त, 4 को x से गुणा करेंगे 4x + 4 को 10 से गुणा कर देंगे, क्या आ जाएगा दोस्त, 40 आ जाएगा। अब वही पक्षांतर करेंगे दोस्तों, 5x बड़ा है 4x छोटा है, तो 4x को इधर लेके आएंगे दोस्तों, तो 5x इधर प्लस, अभी ये प्लस का ना, +4x, जैसे ही पक्ष इसका बदल देंगे इधर लेके आएंगे इसको, तो किसमें प्लस का क्या हो जाएगा, -4x बराबर, उधर अकेला कौन रह गया, 40, 5x में से 4x के इधर 1x, वेरी गुड, होशियार हो गए तुम तो, बराबर क्या आ गया दोस्तों, 40, यानी x का मान यहाँ पर क्या प्राप्त हो गया, 40। अब इस समीकरण में आप x का मान रख दीजिए, है ना, तो यानी ये यहाँ नीचे कुछ नहीं, आप तो ऐसे समझो यहाँ कुछ नहीं है। चलो आगे देखो, जैसा सवाल था वैसे मैंने वापस बना दिया। अब x की जगह आपको क्या रखना दोस्तों, 40, यहाँ रख दिया मैंने 40 बराबर 4/5, और इधर क्या है 40 + 10, ठीक है, x की जगह मैं 40 रख रहा हूँ, ठीक है, इधर हो गया 40 बराबर, देखो ये इधर चला जाएगा ना गुणा में, भाई वज्र गुणा कर देंगे, तो इधर भेज देते हैं इसको, यहाँ से इसको हटा देते हैं। अब ये बात बच गया दोस्तों, पहले 40 और 10 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 50, और 50 को 4 से गुणा कर देंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा 5 चौक 20, 200, और इधर भी क्या हो जाएगा दोस्तों 200, तो 200 200 प्राप्त हो गया, नहीं बराबर, तो ये वाली इक्वेशन जो है वो भी क्या है, सही है। छापो इसको, फिर आगे नेक्स्ट चलते हैं। देखो सर, नेक्स्ट आपके जो क्वेश्चंस है वहां गौर करिए, देखो इस प्रकार से दिया हुआ है x/2 - 1/5 बराबर, यहाँ क्या है x/3 + 1/4। अब इसको क्या करना है, आपको वही सेम करना है, इसका x का आंसर निकालना है, फिर आपको इसको देखना है कि ये समीकरण सही है या नहीं। चलिए अपन सीख गए सर कि पक्षांतर करते एक जैसी चीज को अपन क्या लाते हैं, पास लाते हैं। देखो यहाँ पर भी x वाली और यहाँ पर भी x वाली, यानी ये क्या कैसी राशि है, चर राशियां, तो इनको नजदीक लिए ये x/2। अब ये प्लस का है इधर, तो पक्ष जैसे इसको चेंज करेंगे तो इधर क्या आ जाएगा दोस्तों, ये माइनस हो जाएगा, बराबर क्या कर देंगे यहाँ पर, देखो बराबर, देखो अब यहाँ पर 1/4 है, इस 1/5 को उधर ले जाएंगे, अभी माइनस में है तो उधर जाते किसमें हो जाएगा दोस्तों, प्लस में हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ बराबर बराबर लगाते रहता है ना। अब यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के तरीका क्या है दोस्तों, इन दोनों का गुणा कर दो, सिंपली, आपको ज्यादा समझ में नहीं आता तो इन दोनों को गुणा कर दो, 3 दूनी 6। अब ऊपर क्या करेंगे दोस्त, इसको इससे गुणा कर दो और इसको इससे गुणा कर दो, शॉर्ट तरीका बता रहा हूँ आपको, इसको इससे गुणा कर दो, इसको इससे, 3 को x से गुणा करेंगे, इधर लिख दो x, और माइनस, और 2 को इससे गुणा कर दो, आपको क्या लिखना है यहाँ पर 2x। आगे बात समझ में, आगे देखिए, बराबर इसी प्रकार से इधर तो इसको इसको गुणा कर दो, 5 चौके 20, इसको इससे गुणा कर दो, इसको इससे गुणा कर दो, 5 एकम 5, बीच में प्लस का निशान, और इसको इससे गुणा कर दो, 4 एकम 4। तो देखो यहाँ क्या प्राप्त हो गया, 3x में से 2x जाएंगे, घटाएंगे तो क्या बचेगा दोस्तों, केवल x बचेगा, और नीचे बच गया 6 बराबर 5 में 4 जोड़ेंगे तो क्या बचेंगे दोस्तों, 9 बचेंगे, हाँ सॉरी, और यहाँ क्या लिख देंगे 20, ठीक है। अब क्या कर देंगे, वही केची गुणा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। अब इसको इससे गुणा, इसको इससे गुणा, 20 को x से गुणा कर देंगे दोस्त, सिंपली इसको 20x लिख दीजिए बराबर
9 छक्का 54 हो गया। अब इसी प्रकार से यहाँ देखिए x का मान क्या आ गया, अब ये भी गुणा में उधर जाते किसमें आ जाएगा दोस्तों, भाग में आ जाएगा। आगे बात समझ में। अब इस प्रकार से आप हल कर सकते हो इसको, 5 9 20, ठीक, 5 चौक 20। अब ठीक है, अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, 54/20, इसको थोड़ा और आप क्या कर सकते हो, सिंप्लीफाई कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, किससे करेंगे, 4 से कर दो, 4 से नहीं जाएगा, 2 से कर दो इसको 27 और 2 से कर दो इसको 10, यानी 27/10। आप इसमें क्या कर लीजिए, समीकरण में x की जगह आप यह फिट कर सकते हो, जिससे आपका आंसर निकल के आ जाएगा। इसी प्रकार से आगे की तरफ सोल्व करते हैं दोस्तों। ये x है, इस वाले अभी पक्षांतर नहीं करें दोस्तों, ये इधर के पक्ष में ही है, इधर आते ही अभी माइनस प्लस मत कर देना इसको, तो यहाँ केवल मैं इसको पास ला रहा हूं और इस वाले x को भी इधर ले आओ आप, इस वाले x को इधर लाओगे तो क्या होगा, माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये लो साहब और बराबर। अब देखो यहाँ क्या होगा, इधर कौन है, 17/6 है। अब इधर वाला गणित का कौन है, 7 है, प्लस का 7 है, उधर जाते किससे हो जाएगा, माइनस का 7, इसके कुछ नहीं है तो अंदर 1 रख दो। अब यहाँ पर आपको एलसीएम लेना है, यहाँ पर एलसीएम ले लो दोस्तों सबका, 3 दूनी 6 एलसीएम हो गया, 1 का भाग 6 में देंगे 6 बार, 6 को x से गुणा करेंगे x, माइनस का निशान लगाएंगे, 3 का भाग देंगे 6 में 2 बार जाएगा और 8 दूनी 16x आ जाएगा, फिर प्लस का निशान लगाया और 2 का भाग देंगे 6 में 3 बार जाएगा और 3 पंजे 15x आ जाएगा दोस्तों, बराबर। इसी प्रकार से यहाँ से एलसीएम क्या बन जाएगा, 6 बन जाएगा, 6 का भाग 6 में देंगे 1 बार और 1 को 17 से गुणा करेंगे, ये तो आता ही होगा आपको बिल्कुल, हाँ सर आता है, पूरे साल हो गए सीखते सीखते। 1 का भाग देंगे 6 में 6 बार जाएगा और 6 को 7 से गुणा करेंगे, 6 7 42। इस प्रकार से आप दोस्त यहाँ क्या कर सकते हैं, इसका मान आराम से निकाल सकते हैं। जो प्लस प्लस की संख्या उनको जोड़ दो, 15 और 6 कितने होते हैं, 21x माइनस 16x बराबर 6। और यहां से क्या हो जाएगा दोस्तों, यहां देखो, यहाँ जो आपका ये है, इस प्रकार से इसको माइनस में आ जाएगी संख्या, कोई दिक्कत नहीं, माइनस में संख्या आ जाएगी तो 17 कितने होते हैं, 20 और 22 और 3 25, ये 25 दोस्तों 6 आ गया, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा, 21 में से 16 जाएंगे तो कितने बचेंगे दोस्तों, 21 में से 16, 21 16x बचे तो कितने बचे, 5, ये लो 5/6 x और इधर माइनस 25/6। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करके और आप x का मान निकाल सकते हो और फिर इसके अंदर वैल्यू पुट करके x का मान आप इस प्रकार से निकाल सकते हो, ठीक है। एक बार छापो इसको, फिर अगले पॉइंट पे चलते हैं। हाँ देखो दोस्तों, अब जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको सोल्व करते हैं कि आपको क्या, देखो ब्रैकेट के बाहर 3 लिखा हुआ, इधर ब्रैकेट के बाहर 5, तो सबसे पहले बोर्ड पास का नियम, आपको ब्रैकेट को सोल्व करना है ना, बी मतलब ब्रैकेट। तो आप इसमें क्या करेंगे, देखो द्विपद है, पहले 3 को t से गुणा करेंगे, माइनस का निशान लगाएंगे, फिर 3 को 3 से गुणा करेंगे, तो 3 को t से गुणा किया तो क्या आया दोस्त, 3t, माइनस का निशान लगाया, 3 को 3 से गुणा करेंगे कितना आएगा दोस्त, 9 आएगा, बराबर। इसी प्रकार से सबसे पहले 5 को 2 से गुणा करेंगे और फिर 5 को 1 से गुणा करेंगे, तो 5 को 2t से गुणा किया, 5 दूनी 10t और प्लस का निशान लगाया, 5 एकम 5, इस प्रकार से। अब वही पक्षांतरण करना दोस्तों आपको, अब ये जो 3t है इस तरफ आप लाओ, इसको 10t को इधर लाओगे तो किसमें आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा दोस्तों, ये बराबर का निशान लगाया, इधर 5 है, इस 9 को उधर ले जाओगे, माइनस 9 को उधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, ले क्यों जा रहे हैं दोस्तों, चर और अचर राशि को अपन एक एक तरफ कर रहे हैं, आ गई बात समझ में। अब 9 को उधर ले जा रहे हैं दोस्तों, तो माइनस का 9 क्या हो जाएगा, प्लस का 9 हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ देखिए, यहाँ 3 में से, अच्छा 10 में से 3 गया, 10 में से 3 गया तो क्या आएगा दोस्तों, 7t आएगा, लेकिन निशान किसका आएगा, बड़ी संख्या जो 10 है, माइनस का निशान आ जाएगा। इसी प्रकार से आगे देखो, 5 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा दोस्त, 14 आएगा, ठीक है। 9 में 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 14 आएगा, आ गई बात समझ में, ठीक है। अब आगे देखिए, यहाँ से फिर से 7 बचा हुआ है, इधर भाग देंगे, देखो t बराबर क्या हो जाएगा, 14, और ये भी गुणा में उधर जाते किसमें आ जाएगा दोस्तों, भाग में चला जाएगा, यानी -7। अच्छा ये उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा ना, तो यहाँ क्या t बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों, 2 आ जाएगा। अब जैसे ही t बराबर 2 आया, इसमें आप मान रख के देख सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। आगे की तरफ देखो, इधर की तरफ क्या करेंगे, यहाँ पर 0.25 इसको गुणा करेंगे, 25 चौक 100 और 2 स्थान बाद 0 लगाएंगे, यानी इस 2 0 का कोई मतलब नहीं रहेगा। और किससे गुणा कर देंगे, या f से, यहाँ 1f आ गया ना, -25 को 3 से गुणा करेंगे 0.75 आ जाएगा। इधर गुणा करेंगे 5 से, 10 पंजे 50, 0.50 f, और इधर की बात करेंगे यहाँ पर 10 पंजे 50 और 2 0 के बाद लगा देंगे, ठीक है। 5 को गुणा करेंगे, 9 पंजे 45, ये लो साहब 45 और ये 0.45 आ गया, ठीक है। अब आगे देखिए, यहाँ क्या क्या घटित होगा, यहाँ पर एफ को इधर ले आओ दोस्तों, तो 1f, अभी ये किसमें, प्लस में, इधर आते हैं किसमें हो जाएगा, -0.50f,
ठीक है। अब यहाँ इधर देखिए, इधर 0.45 जो कि माइनस का है दोस्तों, और उधर ये 75 जाते हैं प्लस में हो जाएगा दोस्तों 0.75। अब यहाँ क्या करना आपको, थोड़ा गलत हो गया कुछ, -25। सवाल तो सही लिखा अपन ने, सवाल 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 10f -9 और 0.25 4f -3, ठीक है। 0.50 0.3 यहाँ पर -0.45, ठीक है, बिल्कुल सही सवाल है। चलो अब देखो, अब यहाँ क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर एक में से 0.50 जाएगा तो कितना बचेगा, कितना बचेगा, वही 0.50 है, और बराबर कितना हो जाएगा, देखो ये माइनस और ये प्लस है, कौन सी क्रिया होगी, एक प्लस की संख्या एक माइनस की क्रिया होगी यहाँ पर घटाने की। तो 0.75 में से यहाँ 45 घटाएंगे, कितना आएगा दोस्तों, 0.30 है ना, 0.30। अब 0.30 है, प्लस आएगा माइनस, बड़ी संख्या का निशान आता है, जो कि बड़ी संख्या क्या है, प्लस है दोस्तों। अब यहाँ से f का मान निकाल देंगे, अभी ये संख्या उधर भेजेंगे, है ना, और ये जैसे उधर भेजेंगे किसमें जाएगा दोस्तों, ये भी गुणा में उधर जाते किसमें आ जाएगा दोस्तों, भाग में आ जाएगा। अच्छा एक सेकंड, यहाँ पर -2 आएगा दोस्तों, है ना, क्योंकि ये माइनस चेंज नहीं हो रही है, गुणा से भाग में गया। चलो इधर देखो, यहाँ बात करते हैं f बराबर, हाँ जल्दी जल्दी में थोड़ा सा भाषा हो जाओ चूक, है ना, सॉरी शक्तिमान, है ना, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ एक ही बार होगा ना, प्लस का माइनस नहीं होगा, क्योंकि ये गुणा का क्या हो रहा है, भाग हो रहा है ना, ठीक है। चलो इधर आ जाओ, और ये नीचे चला जाएगा 0.50, एक जीरो से एक जीरो कट गया। अब इसका एक स्थान से दशमलव से इसका एक स्थान दशमलव कैंसिल आउट हो जाता है, क्या बचा दोस्तों, 3/5। अब इस प्रकार से यहाँ f की बराबर क्या रखना है आपको, 3/5 करके दोनों तरफ बराबर माना जाएगा दोस्तों, और ये समीकरण अपन लिख देंगे, उसमें समीकरण सही है। देखो आप कह रहे हो बार साहब आप वैल्यू रख के नहीं बता रहे हो, अरे वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा दोस्त, है ना, तो ये थोड़ा सा शॉर्ट मैंने समझा ही दिया आपको, मान कैसे रखना है, बस x की जगह आपको 3/5 रख देना है और सोल्व कर लेना है इसको, ठीक है। छापो इसको, फिर नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखो अगला जो टॉपिक है आपका चतुर्भुजों को समझना दोस्तों। चतुर्भुज यानी जिसमें कितनी भुजाएं होंगी, 4 भुजाएं होंगी, ठीक है। इसमें बेसिकली अपन क्या पढ़ेंगे दोस्त, ये वर्ग है ना, ये वर्ग है। वर्ग का मतलब क्या होता है, जिसके आमने सामने की भुजाएं क्या होती है दोस्तों, बराबर होती है, और इसका प्रत्येक जो कोण होता है दोस्तों वो कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। क्या होता है दोस्तों, 90 डिग्री का। ऐसे ही क्या होता है दोस्तों, एक आयत होती है, आयत देखो वर्ग में तो चारों भुजाएं बराबर, लेकिन आयत में केवल आमने सामने की भुजा बराबर, है ना, वर्ग में चारों भुजाएं बराबर, और आयत में आमने सामने की भुजा क्या होती है दोस्तों, बराबर होती है ना, चारों भुजाएं बराबर नहीं होगी, और चारों भुजाएं बराबर हो गई तो वो क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। आयत में भी प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है, ठीक है। एक समचतुर्भुज होता है दोस्तों, समचतुर्भुज जो होता है उसके भी चारों भुजाएं क्या होती है दोस्तों, बराबर होती है। और एक सामान्य प्रकार का काजू कतली याद रख सकते हो, काजू कतली क्या है, एक प्रकार की चतुर्भुज की आकृति, है ना। तो वो जो 4 भुजाएं, कुल मिला के 4 भुजाओं से बनी बंद आकृति, आकृति भी कहते हैं बंद, बंद का मतलब क्या होगा साहब, ये देखो ये 4 भुजाएं हो गई, 1 2 3 4, लेकिन ये बंद नहीं है तो ये चतुर्भुज नहीं होगा, बंद भी होना चाहिए, 4 भुजाएं भी होनी चाहिए। आगे बात में इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। कुछ आपके इसमें क्या पहचानने के आ सकते हैं, जैसे जिसकी कुछ सतह धसी हुई हो, अपन विज्ञान में पढ़ा, जिसकी कुछ सतह धसी हुई हो, धसी हुई का मतलब अवतल, तो ये अवतल वाला बहुभुज हो जाएगा। और जिसकी सतह क्या है, देखो चारों तरफ से उभरी हुई है ना, कहीं से धसी हुई नहीं है, तो ये कौन सा हो जाएगा, उत्तल हो जाएगा। एक आपसे पूछा गया 3 भुजाओं वालों अगर सम बहुभुज है ना, 3 भुजाओं, तो 3 भुजाएं किसकी होती है दोस्तों, त्रिभुज की होती है, तो त्रिभुज लिख देंगे। 4 भुजाएं होगी तो क्या होगा, चतुर्भुज होगा। और 6 भुजा होगी, 6 भुजा होगी, 6 को कहते हैं षटभुज, है ना, सप्तभुज, पंचभुज, जितनी भी भुजाएं होगी उसको आप लिख सकते हो। एक बार छापो इसको, फिर आगे की ओर चलते हैं। देखो दोस्तों, अब आपके यहाँ कुछ कोण निकालने की बात कर रहे हैं कि ये इस प्रकार का त्रिभुज है, त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग कितना होता है दोस्तों, 180। लेकिन और कोई भी बहुभुज हो, याद रखना, याद बहुभुज यदि हो तो उसके सभी कोणों का योग कितना होगा, 360। कितना होगा दोस्तों, सम बहुभुज हो तो क्या होगा, उसका सभी कोणों का योग कितना हो जाएगा, 360। अब यहाँ आप देखिए, आप त्रिभुज है, त्रिभुज की एक एक भुजाओं को बाहर निकाला गया, 3 कोण बाहर बनाए गए। अब ये पूछ रहा है इस x का मान कितना होगा, इस x का मान कितना होगा, याद रखना, या ये मान लो इस प्रकार की मैं लाइन खींचूं और यहाँ एक मैं इस प्रकार का कोण बनाऊं, तो इसे कहते हैं रेखिक युग्म, यानी इसका एक कोण और ये कोण 2, ठीक है। अच्छा एक कोण बढ़ेगा तो दूसरा कोण घटेगा, अगर मान लो इसको इधर बढ़ाऊंगा तो ये कम हो जाएगा, ये घट जाएगा, तो इन दोनों का योग यानी कोण 1 प्लस कोण 2 हमेशा क्या होगा, 180। इसे कहते हैं रेखिक युग्म। क्या कहते हैं दोस्तों, रेखिक युग्म। जो रेखिक युग्म होंगे उन दोनों का योग कितना होगा, 180। देखो ये एक सीधी लाइन है ना, सीधी लाइन पे 2 कोण बन रहे, एक कोण ये बन रहा है, एक कोण अंदर वाला बन रहा है, तो 125 का, तो ये अंदर वाला कितना हो जाएगा, 180 में से क्या घटाएंगे दोस्त, भाई टोटल दोनों मिला के 180 है, तो एक दिया हुआ 125 में से 180 में से आप क्या घटा दो, 125 घटा दो, कितना हुआ 30 50 55, कितने डिग्री का हो गया दोस्तों, 55। इसी प्रकार से ये भी एक सीधी रेखा दोस्तों,
बाहर का 125 है तो अंदर वाला भी कितना हो जाएगा 55 डिग्री का हो जाएगा। 55 कितने होते हैं 110, और त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग कितना होता है 180, तो दो मिलके 110 हो गए। अब 180 में से क्या घटा दो आप 110 घटा दो, क्योंकि अब तीसरा कोण जो होगा इनका बचा हुआ ही तो होगा भाई, टोटल मिला के 180 है, दो का कोण 110 हो गया, तो 180 में घटाया तो कितना बचा दोस्तों 70 डिग्री का हो गया। अब ये आप मान ज्ञात करना इसका, तो देखो ये एक रेखीय युग्म बन रहा है, तो अंदर वाला 70 है तो बाहर वाला कितना हो जाएगा 180 में से क्या घटा दो 70 घटा दो, तो वापस क्या हो गया 110 डिग्री का कोण ये आपके x का मान प्राप्त हो गया। इन दोनों में से एक जरूर पूछा जाएगा दोस्तों। अब इस प्रकार का आपको कितने भुजाएं देखो 1 2 3 4 और 5 भुजाओं वाला बहुभुज दे रखा है। अब इसमें क्या करा, अगर ये पूछा जाएगा इसके अंतःकोण कितने हो गए, जैसे चतुर्भुज के चारों कोणों का योग तो 360 है, लेकिन पंचभुज का आपको पता नहीं है, तो पंचभुज का अंतःकोण निकालने का सूत्र है दोस्तों, अगर ये पूछ रहा है तो क्या होगा n-2 गुणा 180, और यहाँ पर अब ये n का मान, n का मतलब क्या कितनी भुजाएं हैं, कितनी भुजाएं हैं 5 भुजाएं, थोड़ा जल्दी बोल रहा हूँ ना, तो थोड़ा ध्यान रखना क्योंकि अपने को कम समय में अधिक चीजें पढ़नी है। तो 5 में से क्या घटा देना 2 घटा देना, सूत्र याद करना सीधा सीधा, ठीक है, घटा देना और गुणा किससे कर देना 180 से गुणा कर देना, ठीक है। कितने बचे साहब 5 में से 3 बचे, 18 से गुणा किया 540, यानी कुल अंदर के कोणों का योग कितना हो जाएगा 540। अब अपने को क्या निकालना है, इस x का मान निकालना है, कैसे निकालेंगे, ये इस प्रकार का कौन सा निशान है, और साहब 90 डिग्री को लंब बढ़ रहे हो, हाँ तो ये 90 को तो अंदर भी 90, क्योंकि दोनों रेखिक युग्म में, देखो ये सब रेखिक युग्म बना रहे हैं है ना, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला रेखिक युग्म है ना, और अगर इसको बढ़ाएंगे तो ये वाला और ये इधर वाला भी रेखिक युग्म बना रहा है, तो ये वाला और ये वाला भी रेखिक युग्म बना रहा है, ये वाला और ये वाला भी रेखिक युग्म बना रहा है। कुल मिला के अपने को यदि इसका मान पता चल जाए तो अपन इसको 180 में से घटा देंगे, बिल्कुल साहब। तो क्या करें साहब, ये 90 है तो ये 90 है, क्योंकि 180 टोटल है, ये भी 90 है साहब, ये भी हो गया आपका 90, ठीक है। चलो इसको बाहर का तो अभी जरूरत नहीं है, तो ये 90 हो गया, ठीक। अब ये भी 90 है साहब, ये लो 90 90 90, अब ये बाहर 60 का है, अंदर कितना का होगा, ओ साहब 180 में घटा दो, हो घटा दो, कितना होगा 120, ठीक है। अब ये 70 है तो ये वाला कितने का हो जाएगा, ओ साहब वापस 180 में घटा दो, हाँ घटाओ साहब, घटाओ या साहब, 180 में से 70 घटाया तो कितना बचा आपका 110 डिग्री का। आगे बात समझ में, तो जोड़ो सबको कि ये 110, ये 90, ये 120 और ये 90, 4 हो गए, 5 अपने को पता नहीं है, पहले जोड़ लो इन चारों को, ये लो साहब, ये जोड़ दिया, 9 और 1 10 10, 9 9 18 19 20 21, हासिल के 2 2 1 2 और 4, 410 डिग्री का हो गया। टोटल आंतरिक कोण आपने कितना निकाला 510, ये 4 मिलके कितना है 410, तो अब बचा हुआ कौन होगा 510 में से 540 में से कितना घटा दो 410 घटा दो, ये लो घटाओ साहब 3 और ये 130 डिग्री, ये कितने का डिग्री आ गया दोस्त अंदर का 130 डिग्री अपने को प्राप्त हो गया। अब तो बिल्कुल आसान है, 180 में से बाकी निकाल देते, कितना आ गया 50 डिग्री, तो यहाँ x का मान कितना प्राप्त हो गया दोस्तों 50 डिग्री आपका प्राप्त हो गया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। अब आगे आपके दो तरीके के सवाल दे रखे हैं, जैसे आप याद रखना कोई भी कितना भी बहुभुज हो, मान लो ये दे रखा है 6 भुज, मैंने 60 भुज बना दिया यहाँ पर, कितना भी बहुभुज हो उन सबके आंतरिक कोणों का अगर निकालना है तो यहां से इस वाले सूत्र से निकाल लेंगे, आंतरिक कोण यानी अंदर वाले कोणों का योग कितना है, तो n-2 गुणा 180, यहाँ n है आपकी भुजाओं की संख्या, ठीक है, बिल्कुल याद हो गया साहब। चलो आगे देखो, अगर मान लो आपको बाहर के निकालना है, अगर लिख दिया वहां सम बहुभुज है या पंचभुज है, षटभुज है, सप्तभुज है, जो भी लिख दिया, लेकिन वहां लिख दिया सम यानी समान, यानी सारी भुजाएं सारे कोण क्या होंगे बाहर के समान होंगे, क्या होंगे दोस्तों समान होंगे। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, बाहर के सारे कोणों का योग कितना होगा दोस्तों, हमेशा बहुभुज के किसी भी बहुभुज के सारे कोणों का योग कितना होगा 360 डिग्री। अगर कह दिया जाए कि सम बहुभुज है, भाई 360 डिग्री तो सबका होगा ही सही, अगर सम बहुभुज कर दिया जाए तो ये सारे के सारे क्या होंगे एक जैसे हो जाएंगे। अगर पूछ लिया जाए कि भाई अब बताओ प्रत्येक बाहर का कोण कितना है, और सब सारा मिलर तो कितना है, हाँ सारा मिलर 360 का है, अगर सभी समान है तो 6 भुजा तो 6 को भाग दे दो, हाँ 6, यानी प्रत्येक कितने डिग्री का हो जाएगा दोस्तों 60 डिग्री का। बस इतनी कहानी है दोस्तों। अगर मान लो उल्टा दे दिया जाए, आपसे कह दिया जाए कि प्रत्येक बाह्य कोण 60 डिग्री का है, प्रत्येक बाह्य कोण 60 डिग्री का, तो कितनी भुजाएं हैं, लो साहब 360 और फिर 60 को भाग दे दो तो कितना आ गया 6, यानी 6 भुजाएं हैं ऊपर अंदर। तो बस यही सवाल यहाँ पर पूछ रहे हो, देखो बाह्य कोण की माप अगर पूछ रहा है सम बहुभुज है ना, अगर 9 भुजाएं हैं तो टोटल 360 है, बाहर की बात करें अंदर की बात ऊपर कर ली अपन ने, तो कितने भुजाओं का भाग दे दो 9, तो कितना आ गया 40 डिग्री, यानी प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होगा 40, यानी 15 भुजाएं हैं तो वापस क्या कर दो आप 15 का भाग दे दो, 15 दूनी 30,
6 बचे 15 चौके 60, यानी 24 डिग्री का प्रत्येक एंगल आ गया। अगर उल्टा पूछ ले आपसे, ये थोड़ा सा घुमा के सवाल है, देखो भुजाओं की संख्या पूछ रहा है, लेकिन क्या पूछ रहा है कि यहाँ आपको बाह्य कोण नहीं देके क्या बोल रहा है 165 डिग्री अंदर का कोण। कोई दिक्कत नहीं, अंदर का कोण आपको पता है कि अंदर का दे रखा है, तो बाहर का कैसे निकालते हैं अभी देखा आपने, 180 में से बाकी निकाल दो, तो 180 में से आपको 165 बाकी निकालोगे तो क्या आ जाएगा, एक बाह्य कोण आ जाएगा। कितना आएगा देखो 70, 15 डिग्री का आ गया। तो यानी प्रत्येक बाह्य कोण कितने डिग्री का, 15 डिग्री का। अब अपने को क्या निकालनी, भुजाएं निकालनी, कोई दिक्कत नहीं, 360 याद रखना, बस 360 में 15 का भाग दो। अभी किया आपने 24 प्रत्येक डिग्री के, 24 यहाँ पर क्या आ जाएगी, यहाँ पर डिग्री नहीं आगे क्या आ जाएगी, भुजाएं ज्ञात कर रहे हैं ना। कुल मिला के 360 में भाग देना है। अगर एंगल दिया हो तो एंगल का दे दो, लेकिन बाह्य एंगल का ना, और यदि मान लो भुजाएं दे रखी तो भुजाओं का दे दो। एक बार स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे की ओर चलते हैं अपन। देखो आगे की ओर चलते हैं दोस्तों। समांतर चतुर्भुज कह रहा है, समांतर चतुर्भुज की कुछ खास चीज देख लीजिए। समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं क्या होती है दोस्तों, बराबर होती है। क्या होती है, आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। और ये दे रखा देखो आसन्न कोण, क्या दे रखा है, यानी एक ही भुजा पर बने दो कोण, ये एक ही भुजा पर बने दो कोण होंगे, इन दोनों का योग हमेशा कितना होगा दोस्तों, 180। इस कोण और इस कोण का योग 180, इस कोण का योग 180, इसका 180, और इसका हमेशा 180 होगा। आमने सामने के जो कोण होंगे हमेशा कैसे होंगे दोस्तों, बराबर होते हैं, ठीक है। और इनको यहाँ इस वाले शीर्ष से इस वाले शीर्ष को मिला दिया जाए तो इसे कहते हैं विकर्ण, जैसे कि इसको मिलाया हुआ दोस्तों है ना, ये सब समांतर चतुर्भुज है, तो इनको कहते हैं विकर्ण। विकर्ण हमेशा क्या करते हैं, लंब पर समद्विभाजित करते हैं। मान लो मैंने काजू-कतली मिलाई, समांतर चतुर्भुज काजू-कतली, और इस प्रकार से मिलाया, तो यहाँ ये क्या कर रहे हैं, सॉरी समद्विभाजित कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित, यानी जितना इस विकर्ण का मान होगा उतना ही मान इसका होगा, इतना जिसका इतना मान होगा उसका इतना ही मान होगा। आगे बात समझे, चलो आगे देखिए। आसन कोण पूछ रहा है, आसन कोण मतलब कोई भी दो, एक भुजा ले लीजिए, उस पर दो कोण ले, चाहे इसको ले लो, इसको ले लो, इसको ले लो, पर नीचे वाला ले लेते यहाँ से। ये कह रहा है कि इनका अनुपात कितना दे रखा आपको, 3:2। कभी भी अनुपात दिया जाए और कोण पूछा है तो सीधा सीधा इसको चर राशि जोड़ दो, यानी इसको 3 को बना दो 3x और 2 को बना दो 2x, इसमें किसी को भी 3x कर दो और इधर कर दो 2x। अब इन दोनों का योग अभी अपन ने देखा कितना होता है, आसन कोण का 180, तो 3x और 2x को जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 180। अभी सीखा आपने 3 और 2 कितने होते हैं, 5x बराबर 180। पक्षांतरण करेंगे, इस 5 को इधर भेजेंगे, अभी गुणा में भाग में चला जाएगा, तो 180 में कितने का भाग दे देंगे, 5 का भाग दे देंगे, ठीक है। 5 का भाग दिया, 5 3 15, 3 बचे, 5 अंक 30, कितने 5 3 15, 3 बचे और 30, 5 अंक 30, बिल्कुल ठीक। तो यहाँ पर कितने डिग्री का आ गया दोस्त, 36। 36 क्या आया यहाँ पर, x का मान क्या आया, 36 आया। अब पूछ रहा है ये कोण कितने का होगा, तो 3 गुणा यहाँ क्या कर दो 36 कर दो, ठीक। और इसका मान कितना हो जाएगा, 2 गुणा 36 कर दो, क्योंकि x की जगह आपको क्या रखना है 36 रखना, आप सीख के आए हो अभी, ठीक हो। इसको करो देखो 30 को करेंगे 180 और 6 3 18, तो इसको कर दो 190 198, और इधर बात करते हैं 36, ओ 198 कहाँ से आएगी, 36 36 36 36, 6 पंजे 30, 6 पंजे 30 30 30 30 30, यहाँ जाएगा 100 से 3 2 5 5 3 15 15, 3 बचा 5 अंक 30 37, 6 3 18, हासिल का 1 3 3 9 10 108, इसको गुणा करेंगे तो कितना जाएगा ये 36 दूनी 72। तो देखो दोनों दोस्त कितने हो गए, यहाँ पर दोनों का योग कितना आना चाहिए, 180 आना चाहिए। तो 108 को 3 को 36 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्त, 108 और 2 को 36 से गुणा जाएगा, कितना आ जाएगा 70। थोड़ी तबियत खराब है, कोई दिक्कत नहीं, चलो 108 डिग्री और 72 डिग्री इसका आंसर निकल के आ गया। अब यहाँ पर बात करते हैं, इसकी बात करते हैं अपन, इसको ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ध्यान से समझना। यहाँ त्रिभुज बन रहा है, अच्छा यहाँ पर क्या होगा, आपको x y z तीनों का मान निकालना होगा, बिल्कुल निकालना है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ रेखी क्यूब बन रहा है दोस्तों, पता तुम्हारे को यहाँ रेखी क्यूब बन रहा है 70, तो ये कितने का हो जाएगा 110। आपने सीखा है कि आमने सामने के कोण कितने होंगे 110, यानी x का मान है तो आपने निकाल लिया कि कितना हुआ 110। अब यहाँ पर क्या करना आपको, देखो यहाँ पर भी रेखी क्यूब बन रहा है दोस्तों, यहाँ पर अच्छा ये क्या हो रहा है, देखो एक समांतर लाइन बन रही है जिसे कहते हैं एकांतर कोण, यानी एक लाइन के इस तरफ जितना कोण होगा उतना ही कोण इसका होगा। तो ये लो साहब, ये कितने डिग्री का हो 40, यानी y कितना प्राप्त हो गया आपको 40 डिग्री। अब देखो ये 40 हो गया, ये 110 है, तो त्रिभुज बन रहा है अंदर, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होना चाहिए 180। 2x प्लस y का तो कितना हो गया 110 और 40 जोड़ेंगे तो कितना जाएगा दोस्त 150। अब कितना बचा 180 में से 150 बाकी निकाल दीजिए, कितना बचा 30 डिग्री का। तो यहाँ पर y बराबर क्या आ गया आपका 30 डिग्री। आगे बात समझ में, इस प्रकार से आप सोल्व कर सकते हो। फिर इस पर आ जाओ, यहाँ समांतर चतुर्भुज में आपने देखा कि विकर्ण हमेशा समद्विभाजित करते हैं, यानी जहां पर ये कट रहे हैं वहां पर ये बिल्कुल बराबर हो जाएगा। यानी अगर मान लो ये विकर्ण का नाम मैं यहाँ O लिख दूं, यहाँ A और यहाँ B,
तो एक AO विकर्ण और दूसरा OB विकर्ण, इन दोनों का मान क्या होगा? बराबर। तो यहाँ लिखा हुआ है x + 7 बराबर कितना मान दे रखा है इसका? 20। तो निकाल लीजिए दोस्त, पक्षांतर करेंगे, इस 7 को इधर भेजेंगे तो माइनस का हो जाएगा, 20 - 7 तो कितने हो गए? x का मान तो निकल के आ गया दोस्तों आपका 13। अब यहाँ पर पूछ रहा है ये क्या होगा, यानी x + y बराबर क्या रखना आपको? 16 रखना है। x का मान अभी निकाला आपने 13, लेकिन y का पता नहीं, एज इट रख दीजिए 16। ये उधर जाएगा, कितना हो जाएगा दोस्त? y बराबर 16 - 13 बराबर कितना आ जाएगा? यानी y का मान कितना आ गया दोस्तों? 3 आ गया। यानी x का मान 13 और y का मान कितना आ गया? 3 आ गया। आ गई बात समझ में? चलिए, इस प्रकार से ये आपको सोल्व करने के लिए पूछा जाएगा। छापो इसको, फिर आगे की ओर चलते हैं। देखो दोस्तों, 4 प्रकार की आकृतियां आपके सिलेबस में दे रखी है, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, आयत और वर्ग। इनके गुणों यानी इनकी प्रॉपर्टी के बारे में कुछ प्रश्न यहाँ पर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको ये समझ में आना चाहिए क्या चीज है। तो समांतर चतुर्भुज की अगर मैं बात करूं, समांतर चतुर्भुज के बारे में मैं बहुत कुछ बता चुका हूं कि इसकी जो आमने सामने की भुजाएं होती है, यानी सम्मुख भुजाएं कैसी होती है दोस्तों? बराबर होती है। यानी ये भुजा बराबर है और ये भुजा बराबर है, ठीक है। यानी ये सबसे सामान्य प्रकार का चतुर्भुज है। इसके गुण सभी प्रकार के चतुर्भुजों में पाए जाएंगे। तो क्या क्या गुण है? चलो, कॉमन गुण जो सब में पाए जाएंगे, जो इसमें पाए जाएंगे, सम्मुख भुजाएं बराबर, और ये सम्मुख कोण यानी ये कोण और ये कोण हमेशा क्या होगा? बराबर। ये कोण और ये कोण हमेशा क्या होगा? बराबर होगा। विकर्ण समद्विभाजित करेंगे। विकर्ण कौन है भाई? ये आमने सामने की जो शीर्ष से एक लाइन खींचे तो इसको कहते हैं विकर्ण। ये जहां पर दोनों विकर्ण जहां पर कटेंगे, अब यहाँ द्विभाजित या सम यानी समान, द्वि यानी दो, भाजित यानी उसके टुकड़े, यानी इसके जहां पर ये कट रहे, देखो इसका टुकड़ा, ये वाला पूरा विकर्ण का टुकड़ा ये हो गया और ये हो गया, ये दोनों जहां पर कट रहे तो ये टुकड़ा और ये टुकड़ा हमेशा क्या होगा? बराबर होगा। सम द्विभाजित यानी समान दो भागों में बट जाएगा। ये गुण सब में पाए जाएंगे। समझ में आ गई? यानी आमने सामने की भुजाएं बराबर, आमने सामने के कोण बराबर और विकर्ण समद्विभाजित। लेकिन अब समचतुर्भुज की बात करते हैं। इसकी खास बात क्या है? तो समचतुर्भुज की खास बात क्या दोस्तों? कि चारों भुजाएं बराबर है। चारों भुजाएं क्या है दोस्तों? बराबर। लेकिन चारों भुजाएं बराबर, और विकर्ण क्या होता है दोस्तों? ये जो इसका विकर्ण है ना, वो लंब पर समद्विभाजित हो। समद्विभाजित तो है ये, लेकिन लंब पर, यानी ये जहां पर मिलेंगे इनके बीच कितने डिग्री का कोण बन रहा है दोस्तों? 90 डिग्री का कोण बन रहा है। ये 90 डिग्री का कोण जहां पर ये मिल रहा है वो 90 डिग्री का कोण बन रहा है। इसे कहते हैं लंब पर समद्विभाजित होना। अब यहां बात करते हैं आयत की। आयत की क्या बात है? कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। यानी आमने सामने की भुजाएं क्या है दोस्तों? बराबर। चारों भुजाएं बराबर नहीं होगी, आमने सामने कोण तो बराबर है, लेकिन प्रत्येक कोण, यानी प्रत्येक कोण इसका कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का। देखो इसके अंदर प्रत्येक कोण 90 डिग्री का नहीं है दोस्तों। सम चतुर्भुज में सम चतुर्भुज, सम यानी सम लग रहा है, केवल यहाँ भुजाएं बराबर है चारों, लेकिन इसके चारों कोण 90 डिग्री का नहीं है। आयत में प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। और विकर्ण तो हमेशा, विकर्ण कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। देखो यहाँ पर विकर्ण लंब पर समद्विभाजित है, लेकिन दोनों विकर्ण यानी विकर्ण 1 और विकर्ण 2 अलग अलग माप के होंगे। आयत के अंदर क्या है? विकर्ण बराबर होते हैं। अगर आपसे कह दिया जाए कि आयत में एक विकर्ण 10 सेंटीमीटर का, तो दूसरा कितने का होगा? तो दूसरा भी 10 सेंटीमीटर का ही होगा। और वर्ग इस सभी गुण वर्ग में पाए जाते हैं। कौन सा? आमने सामने की भुजाएं भी बराबर, यानी चारों भुजाएं बराबर तो आमने सामने की होगी, चारों कोण बराबर 90 डिग्री के होंगे। जो यहाँ जो लंब पर समद्विभाजित करेगा, यानी प्रत्येक जो विकर्ण होगा वो लंब पर समद्विभाजित करेगा, और विकर्ण की दोनों की माप भी क्या होगी दोस्तों? बराबर होगी। तो इससे गुणों से रिलेटेड कुछ प्रश्न है, जैसे मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ दोस्तों, आपको क्या लिखने की जरूरत नहीं, एक बार समझते जाना और अपने आप में उत्तर देते जाना। क्या लिखा हुआ कि सभी आयत वर्ग है, सभी आयत। अब आपको जब भी इस प्रकार से कहा जाए तो आपको लिखो सभी आयत, ये आयत मान लो। क्या मैं इसको वर्ग कह सकता हूँ क्या? नहीं नहीं साहब, इनमें तो वर्ग में तो गण इक्वालिटी, इनमें त्रिक्वालिटी कौन है? तो ये क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। दूसरा सवाल देगा है सभी समचतुर्भुज, सभी समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होते हैं। तो आप क्या करो? सभी समचतुर्भुज, यानी ये समचतुर्भुज है, क्या इसको मैं समांतर चतुर्भुज कह सकता हूँ क्या? हाँ बिल्कुल साहब, समांतर चतुर्भुज तो सभी है, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। इस प्रकार सभी वर्ग समचतुर्भुज और आयत भी है क्या? तो सभी वर्ग, ये सभी वर्ग जो है वो क्या है दोस्तों? आपके समचतुर्भुज और आयत भी है क्या? कि कैसे हो जाएंगे समचतुर्भुज और आयत? चलो ये भी क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। समचतुर्भुज तो हो सकते हैं लेकिन आयत नहीं हो सकता। इस प्रकार से कई आपके सवाल इसके अंदर दे रखे हैं, एक बार इसको छाप लो। चलो इसमें देखो आप इस प्रकार से इसके गुणों के आधार पर आपके यहाँ पर सवाल पूछे जाएंगे। तो मेरे साथ से ये वाली प्रश्नावली हो जाती खत्म। इसके गुणों को आप रट के चले जाना, समझ के चले जाना थोड़ा सा ना, जो मैंने अभी कॉन्सेप्ट बताया। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, छापो, फिर आगे की ओर चलते हैं।
देखो दोस्तों, अगला जो आपका पार्ट है वो आंकड़ों का प्रबंधन है। यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे कि इस प्रकार का पाई चार्ट, इसे कहते हैं दोस्तों पाई चार्ट। अब इस पाई चार्ट में देखो क्या किया हुआ, देखो पूरा वृत्त बनाया हुआ वृत्त। अगर यहाँ कोण पूछ लिया जाए, केंद्रीय कोण भी पूछा जाता है दोस्तों, टोटल जो कोण होगा वो 360 होगा। पूर्ण कोण आप जानते हो सबके सब 360 डिग्री के होते हैं। फिर कभी इसको प्रतिशत में दे दिया जाता है, कभी इसको प्रतिशत का मतलब 100 में से है, यानी सारे मिला के क्या है 100 है। और यदि मान लो डिग्री में दे दिया जाए तो सारे मिला के क्या होंगे 360 डिग्री होंगे। चलो पहला प्रश्न देखते हैं। 20 व्यक्ति शास्त्रीय संगीत पसंद करते हैं दोस्तों। 20 व्यक्ति तो पूछ रहा है कुल सर्वे कितने लोगों का हुआ, तो माना कि अपने को पता ही नहीं कुल कितने सर्वे का हुआ, तो माना कि अपन क्या मान लेते हैं x, फिर बाप की मान लीजिए अपने मान लेते कोई बात नहीं, मेरी मान लो। तो मान लीजिए कि कुल व्यक्ति कितना है x है, तो x का कितना है आपको, x का शास्त्रीय संगीत पूछा दोस्तों, शास्त्रीय संगीत कितना परसेंट दे रखा है 10%, तो x का 10% कितने बराबर दे रखा है 20 व्यक्ति दे रखे हैं दोस्तों। अब आपको पता है कि यहाँ पर x और का की जगह लगाते हैं गुणा, और 10 और प्रतिशत हटाया तो नीचे क्या लिखते हैं 100 और बराबर 20। देखो एक जीरो से एक जीरो कट गया, केची गुणा हो जाएगा दोस्तों, ऊपर तो x को 1 से गुणा करेंगे तो केवल x रह जाएगा बराबर है ना, और बराबर ये केची गुणा उधर उधर की तरफ चला जाएगा दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा 200। तो यानी 20 को 10 से गुणा करेंगे 200। कुल कितने व्यक्ति का सर्वे हुआ दोस्तों, 200 व्यक्तियों का सर्वे हुआ। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, देखो यहाँ अगर मान लो इस प्रकार से कुल शास्त्रीय संगीत उपशास्त्रीय मनोरंजन इस प्रकार से सीडी दी गई है, पूछ रहा है कि अगर मान लो कुल सीडी की संख्या 1000 है, तो या पूछो भाई सबका निकालो भाई सबकी कितनी कितनी इंडिविजुअल सीडी है, तो अपन शास्त्र की बात करते हैं तो 1000 कुल देती, तो 1000 का क्या है ये 10% है, तो 1000 का 10% निकाल लो। अभी निकालना सीखा है, 1000 की जगह 1000 रखना है, का की जगह हमेशा गुणा रखना है, 10 का 10 लिखना, प्रतिशत हटाते नीचे क्या आया 100 आया, बिल्कुल निकाल लो। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ऊपर का 10 और 10 को गुणा करते कितना आ गया 100। इस प्रकार से आप सबका निकाल सकते हो। आगे बात समझ, छापो इसको, फिर अगली ओर चलते हैं। देखो अगला जो सवाल है इस प्रकार से सवाल आ सकते हैं। देखो यहाँ अपन क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं ना, सीख रहे हैं, जरूर नहीं कि ऐसे प्रकार सवाल आए, लेकिन इसी प्रकार से सवाल वहां आएंगे, जरूर नहीं कि ये आए। चलो इसमें क्या होगा, इस प्रकार से आपको पाई चार्ट दिया होगा और प्रत्येक में क्या डिग्री है ना, और टोटल डिग्री कितनी होनी चाहिए 360 डिग्री, और अलग अलग विषय के दे रखे हैं, गणित में इतने डिग्री और ये। अब यहाँ अपन ने लिख लिया एक सारणी बना ली, क्योंकि आगे जाके क्वेश्चन पूछेंगे, इस प्रकार सारणी अपन बना सकते हैं कि ये विषय हो गए, कोण हो गए, कितना डिग्री यहाँ दे रखा है, कोण को मान लिख दिए। अब इसमें कितने प्राप्त अंक हुए है ना, कितने। अब जैसे अपन प्रतिशत कैसे निकालते हैं दोस्त, अगर आपसे कह दिया जाए कि भाई आपके 600 में से कुल पूर्णांक 600, हाँ साहब बिल्कुल प्रतिशत तो निकालना जानते हो, हाँ तो कुल 600 पूर्णांक, ये लो कुल 600 पूर्णांक, और आपके आए साहब 480 नंबर आए साहब, आपके कितने नंबर आए 4, हो मजा आ जाओ साहब, अतरांक आ जाओ, हाँ 480 का है। तो आप क्या करते हैं, कैसे प्रतिशत निकालते हो, प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा करना है, प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा करना है। और यदि कहा प्रतिशत दे रखा, मान लो 40% दे रखा है, तो हमेशा प्रतिशत हटाने का मतलब 40 बटा आपको क्या लिखना है 100 लिखना है, और जितने से गुणा करना है फिर आगे से गुणा करना, ये याद रखना। प्रतिशत दिया हो तो बट्टे में प्रतिशत आ जाएगा, प्रतिशत निकालना है तो 100 से अपने को क्या कर देना है, गुणा कर देना है। तो बिल्कुल 480 को 480 में किसका भाग देंगे, जितने नंबर आए कुल अंक का अपन क्या करते हैं भाग देते हैं, कुल अंक का अपन क्या कर देते हैं भाग देते हैं, और गुणा किससे कर देते हैं 100 से, तो ये इसका प्रतिशत निकल के आता है। आगे बात समझ में, 6 8 48 कितना 80% निकल गया, मजा आ जाओ साहब बोर्ड में, है ना, ठीक है आ जाओ इधर, 80 गया तुम तो 16 ना, ठीक है। अब यहाँ पर वही बात आ गई, तो यहाँ पर देखो यहाँ जो आपका था कुल अंक कितना था साहब, यहाँ पर आपका 600 है। अब यहाँ पर क्या होगा 90 बटा 360, यहाँ डिग्री की बात कर रहे हैं अपन जैसे मैंने कहा भी, जैसे 40% लिखा, अगर इसकी बात करें कि 40% है और कुल अंक मान लो यहाँ पर कितने हैं 600 है, तो उस आदमी के कितने नंबर आए, तो आप क्या करोगे कि 40 का परसेंट हटाया, आप क्या लिखोगे नीचे 100 और गुणा किससे कर दोगे 600 से, यही करते हो, दो ही कॉन्सेप्ट है ना। अगर आपको नंबर दिया हो तो प्रतिशत इस प्रकार से निकाल सकते हो, अगर आपको प्रतिशत दिया गया हो तो आपको इस प्रकार से नंबर, यानी 40 का परसेंट हटाया, नीचे 100 लिखा, गुणा किससे कर दिया कुल अंक से गुणा कर दिया। यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट है दोस्तों, यहाँ डिग्री है, बस इतना याद रखो डिग्री है, डिग्री मतलब टोटल डिग्री कितना 360, और यहाँ डिग्री दे रखा है ना। अब यहाँ पर जैसे 90 है तो इस 90 की मैं डिग्री हटाऊंगा तो नीचे क्या लिखूंगा, टोटल जो कोण है 360, और कुल कितने नंबर दे रखे हैं दोस्तों 540, ये लो साहब 540 से गुणा कर दिया। अगर मान लो मेरे को डिग्री निकालनी होती तो क्या करते अपन दोस्त, डिग्री निकालनी होती तो फिर क्या करते अपन, ये जो 540 है दोस्तों इसको क्या कर देते यहाँ लिया था, और 360 से अपन क्या कर देते गुणा कर देते। डिग्री निकालना है जैसे प्रतिशत निकालना 100 से गुणा करना पड़ता है, डिग्री निकालना है तो 360 से गुणा करना पड़ता है। अगर डिग्री दे रखा है और अंक निकालना है
तो आपको डिग्री का भाग देना पड़ेगा, ठीक है। तो 90 में 360 जैसा आपने प्रतिशत में निकाला, तो 90 में 360 का दिया और 540 से गुणा किया, 135 डिग्री। यहाँ पर 135 नंबर है ना, डिग्री नहीं है, ये क्या है आपके नंबर है, ठीक है। और इस प्रकार से 65 डिग्री का आपने इतना नंबर निकाल लिया, 80 का इतना निकाल लिया, 70 का इतना निकाल लिया और 55 का इतना निकाल लिया। अब देखो इस प्रश्न क्या पूछा है, इस किस विषय में 105 अंक प्राप्त किए, बताओ भाई 105 अंक, ये रहे 105 अंक कहां से प्राप्त हुए साहब, ये हिंदी से प्राप्त हुए है ना, ये इंग्लिश का है, तो हिंदी से आपको कितने प्राप्त हो गए 105। ऐसे ही प्रश्न पूछेंगे दोस्तों। और इसके अलावा और क्या प्रश्न पूछा गया है इसमें कि गणित में प्राप्त अंक और हिंदी में प्राप्त अंकों का आप क्या करना है भाई, अंतर निकालना है, किसने ज्यादा अंक प्राप्त किया। तो हिंदी और गणित, तो ये गणित का 135 और हिंदी का कितना दोस्तों, यहाँ पर आपने निकाला 105, अंतर निकाल लो, 135 में से 105 घटाने। तो किसी भी प्रकार से यहाँ से आपसे कोई भी प्रश्न पूछा जाए दोस्तों तो वो आना चाहिए। यहाँ मैंने लिखा है, देखो यहाँ डिग्री दे रखा है, तो यहाँ अंक किस प्रकार से निकालना, देखो डिग्री दे रखा है तो डिग्री को हटाते नीचे 360, प्रतिशत दिया हो तो प्रतिशत को हटाते नीचे 360, लेकिन प्रतिशत बनाना है, ठीक है। तो गुणा किससे करना, 100 से। अगर डिग्री बनाना होगा तो ये गुणा किससे कर दिया जाता है आपको, यहाँ पर अगर कह दिया जाता है कि यार 90 अंक है, ये 90 क्या है, अंक है, और कुल अंक आपका 540 है, 90 अंक है दोस्तों, है ना, 90 अंक है और 540 है, तो फिर अपन क्या करते हैं दोस्तों, इस अंक को आपको क्या करना पड़ता है, इस अंक में अंक का भाग देते हैं यहाँ 540 का, और गुणा कितना कर देते हैं 360। यानी ये जो बटेवे में संख्या आएगी ना दोस्तों, ये समान नेचर की होगी, चाहे ये प्रतिशत वाली हो, देखो यहाँ प्रतिशत और नीचे टाइप 100, यहाँ डिग्री 90 और नीचे 360 डिग्री, है ना, तो समान समान चीजें यहाँ पर आएगी। आ गई बात समझ में, छापो इसको, फिर अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखो दोस्तों, अगला जो आपका एक सवाल पक्का यहां से आएगा कि आपकी प्रायिकता, प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी, कई औसत प्रायिकता, आप जो क्रिकेट खेले हो तो ठोस उछाड़े हुए, बिल्कुल उछाड़े हुए सिक्को, एक तरफ आपका हेड और एक तरफ आपका आता है टेल, ठीक है। तो अगर मैं कहूं कि एक सिक्का मैंने उछाला, एक सिक्का है उसका हेड और टेल, तो हेड आने की क्या प्रायिकता है, टेल आने की क्या प्रायिकता है। तो आपने वर्कबुक पढ़ी होगी दोस्तों, है ना, ओ साहब वर्कबुक हटवा गया चीज, बिल्कुल वर्कबुक पढ़ी होगी दोस्तों। इस प्रकार से क्या होता है कि यहाँ पर मान लो मैंने कितने बराबर भाग कर दिए, 1 2 3 बराबर भाग कर दिए, और एक भाग को मैंने 6 अंकित कर दिया, और वहां से पूछा जाता है 6 अंकित भाग का आप भिन्न बनाइए। तो आप कैसे बनाते हो, ऊपर लिखते हो 6 अंकित भाग, तो वो कितना है 1, और नीचे क्या लिखते हो, कुल भाग, क्या लिखते हो, कुल भाग, ये लो साहब 3। जब आप केंद्रीय प्रवृत्ति के माप के अंदर भी बनाते हैं ना दोस्त, तो कभी इस प्रकार से दे दिया जाता है वहां पर कि इसके इतने भाग है, 5 6 7 8, तो वहां पर क्या करते हैं, इन सबको जोड़ते हैं दोस्तों, क्या करते हैं, जोड़ते हैं। मान लो ये आ गया 30 आ गया ना, तो फिर वहां पर भी क्या करते हैं, अगर इसका मान लो आपको डिग्री बनाना हुआ, ये भाग है, अगर वो देंगे दोस्तों, एक आधा प्रश्न ऐसे भी आ जाता है, अभी पढ़ा आपने केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, वो पूछ ले जाते हैं कि इनके आप 5 भाग है, इधर दे दिए 5 भाग, कोई भी सब्जेक्ट दे दिया, कुछ भी दे दिया यहाँ पर ना, संगीत वगैरह, तो दे 5 भाग, यानी कलर दे दिया नीला रंग पीला रंग, है ना, तो 5 भाग है, और इधर आप इसकी बनाओ डिग्री बनाओ साहब 5 भाग, आपको पता है 5 भाग है, तो आपको तो हमेशा ही पता है साहब, तो डिग्री बनानी है, 360 से गुणा करना है, बिल्कुल करना है। 5 में अब किसका भाग दोगे, इसके जैसे कोई भाग दोगे, यानी सबको जोड़ के, यानी ये भाग इसमें इसका कुल भाग, हमेशा भाग किसका दिया जाता है, कुल भाग का दिया जाता है। तो कुल भाग कितने हैं 30, और कितने से गुणा कर देंगे 360 से। इस प्रकार से आप इसको निकाल सकते हो, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, 12 पंजे 60, तो यहाँ पर 60 डिग्री आ गया। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो दोस्तों, यहाँ पर डिग्री निकाल सकते हो, कोण निकाल सकते हो, है ना। इस प्रकार से आपकी प्रायिकता भी होगी, मैं सिक्का उछाला, सिक्के के कुल कितने भाग, या तो हेड आएगा या टेल, कितने परिणाम हुए दोस्त, 2, टोटल परिणाम कितने हुए 2, वो तो आ जाएगा नीचे। अब हेड आने की क्या प्रायिकता, तो आपकी 50-50% है, तो यानी एक ही परिणाम होगा हेड का, टेल का भी एक ही परिणाम होगा, यानी हेड आने की प्रायिकता 1/2 50-50% है, और टेल आने की प्रायिकता भी कितनी है 50-50% है। बिल्कुल साहब, बिल्कुल सही है। अगर मान लो आपसे कह दिया जाए कि ये इस प्रकार का कोई आपको वो यंत्र आता है ना खेलने का, वो बटन दबाते हैं फिर वो जो चक्री घूमती है, कि यहाँ मैंने मान लो इस प्रकार से या लिख दिया A, या लिख दिया B, या लिख दिया C, या लिख दिया D, अब यहाँ पे मान लो एक सुई लगा दी मैंने, फिर इसको घुमाया, तो अब कहते हैं B आने की क्या प्रायिकता साहब, B आने की, B कितनी, एक ही आ सकता है, B तो एक ही है, तो एक प्रायिकता। टोटल कितने भाग, 1 2 3 4, तो B आने की प्रायिकता क्या है 1/4 है, 25% है भाई, बिल्कुल 25% इसकी, 25 इसकी, समझ में आई होगी प्रायिकता का मतलब। चलिए अगर 2 सिक्के उछाल ले, ये लो 2 सिक्का, तो अब इसमें कुल परिणाम कितने होंगे, 2 तो इसके 2 इसके, टोटल कितने परिणाम हो जाएंगे 4। अभी और भी समझेंगे, चलो सवाल देखते हैं इधर। यानी कुल परिणाम नीचे आएंगे और वो जो भाग है वो उसका ऊपर आएगा।
ठीक है। अब यहाँ पूछा पासे को फेंका गया, पासा है ना, पासा आपने खेला होगा, सांप सीढ़ी का पासा, उसमें कितने भाग होते हैं दोस्त? 6 भाग होते हैं, आप जानते हो बिल्कुल। इस प्रकार का आप पासा बना सकते हो। पासे में कितने होते हैं दोस्तों? ये 6 भाग होते हैं ना। एक कमरा ले सकते हो, कमरे के अंदर भी कितने होते हैं? 6 फलक होते हैं ना, 6 भाग होते हैं, तो 6 होते हैं ना, तो टोटल उसकी पासे में कितने कितने फलक है? 6 फलक है। अब ये पूछ रहा है एक अभाज्य संख्या, अब तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, ये 6 फलक लिख दिए। अब इससे पूछ रहा है अभाज्य संख्या के परिणाम कितने होंगे? एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। अब अभाज्य और अभाज्य संख्या पूछ रहा है, तो 2 3 और 5 ये तीनों ही क्या है दोस्तों? अभाज्य। अभाज्य का मतलब प्राइम नंबर, यानी उसमें किसी और संख्या का भाग नहीं जा सकता। अब पूछ रहा भाई इसकी प्रायिकता कितनी? ओह साहब आ जाए बिल्कुल, परिणाम ऊपर लिख दो, टोटल परिणाम है साहब 3 और ये कुल परिणाम 1 2 3 4 5 6 है। हाँ साहब 3/6 की प्रायिकता होगी, बिल्कुल साहब। अब अभाज्य संख्या प्राप्त नहीं होने वाले परिणाम, भाई अभाज्य संख्या नहीं है, भाई ये भी नहीं है अभाज्य संख्या, ये तो भाज्य भी नहीं, तो अभाज्य भी नहीं, तो गिनेंगे इसको। और कौन आ गया दोस्तों? ये भाज्य और ये भी भाज्य, तो अपन लिख दिया। टोटल परिणाम कितने हो गए साहब? 3 और कुल परिणाम कितने हो गए? 6। यानी अभाज्य संख्या के परिणाम भी 3/6 और अभाज्य संख्या प्राप्त नहीं होने वाले परिणाम भी क्या है दोस्तों? 3/6। अब आगे बात करते हैं 5 से बड़ी संख्या। 5 से बड़ी संख्या के परिणाम कितने आएंगे? एक ही आएगा भाई, है ना, एक ही है, 6 एक परिणाम है साहब, ये लो साहब एक परिणाम है। लेकिन इससे इसकी प्रायिकता क्या होगी? तो टोटल परिणाम है 6 और इसका परिणाम है 1/6 आ गया, ठीक है। और 5 से बड़ी एक संख्या प्राप्त नहीं होने, जो 5 से बड़ी नहीं है, तो 1 भी नहीं है, 2 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, 4 भी नहीं, 5 बराबर है, बड़ी तो नहीं है। टोटल परिणाम कितने हो जाएंगे दोस्त? 5 और कुल परिणाम कितने? 6। तो इस 5 से बड़ी एक संख्या प्राप्त नहीं होने वाले की प्रायिकता क्या आ जाएगी? 5/6। मेरे ख्याल से गलत नहीं होना चाहिए, देखो बड़ा ही आसान चीज है। छापो इसको, फिर आगे की ओर चलते हैं अपन। देखो दोस्तों अगला है वर्ग और वर्गमूल। वर्ग और वर्गमूल में एक क्वेश्चन तो ये पूछा जाता है कि कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग होगी कि नहीं होगी। तो आपको इसके लिए 1 से 10 तक के वर्ग आने चाहिए। 1 का वर्ग 1, 2 का 4, यानी वर्ग का मतलब उसको उसी संख्या से गुणा करना है। 2 को 2 से गुणा करने पर आता है 4, 3 का वर्ग 9, 4 का 16, इस प्रकार से आप वर्ग। अब यहाँ पर आपको इतना ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पर इकाई का जो अंक है वो क्या क्या हो सकता है। देखो 1 है ना, 4 है, 9 है, 6 है, 5 है ना, 6 है, 9 है, फिर 4 है, 1 है, यानी कुल मिला के 1 4 5 6 9 या फिर 00, यानी 00 के रूप में 00 भी आ सकते हैं, 4 0 आ सकते हैं, 6 0 आ सकते हैं। लेकिन विषम संख्या में यानी सम संख्या में 0 आएंगे, सम संख्या में क्या आएंगे? 0 आएंगे। अगर वहां आपसे दे दिया जाए कि कोई भी संख्या दे दी जाए, मान लो 5 4 6 3 2, कि भाई ये पूर्ण वर्ग है कि नहीं है, तो आप क्या कहोगे? साहब पूर्ण वर्ग के लिए तो सर ने ये बताया था 1 4 5 6 9 और 00, यानी सब संख्या में 0। और इकाई का अंक कौन देगा? 2 3 7 8। आप फटाफट देखो यार, इकाई का अंक देखो फटाफट, साला 2 है, यानी ये पूर्ण वर्ग नहीं है साहब, बिल्कुल खत्म। आगे होगा कि नहीं होगा, आगे की बात पहले यहाँ खत्म। अगर मान लो आपसे संख्या दे दी जाए 3 4 6 2 00 और 00 है, हाँ साहब बिल्कुल 00 यार, ये हो सकता है, तो ये संख्या पूर्ण वर्ग हो सकती है। अगर होगी कि नहीं होगी वो आगे की बात। आपसे पूछा क्या ये पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है क्या? होगी तभी देगा हो, केवल आपको इकाई का अंक याद होना चाहिए। छापो इसको, फिर आगे की ओर चलते हैं अपन। देखो एक प्रश्न यहां से ये पूछा जाता है दोस्तों कि मान लो पूछ रहे हैं 13 का वर्ग, या इस प्रकार से पूछ ले जाए 4 5 6, इसका वर्ग का इकाई अंक क्या होगा? तो आपको केवल इकाई के अंक का वर्ग करना है। इसके इकाई का अंक वर्ग क्या है? 9 3 है, तो इसका वर्ग क्या होगा? 2, यानी इस जो भी संख्या आएगी इसकी इकाई का अंक क्या हो जाएगा? 9। इस संख्या का वर्ग बताओ। वर्ग तो अपने को पता नहीं करना, लेकिन पूछेगा इकाई का अंक क्या होगा इस वाली संख्या का। इसका इकाई का अंक क्या है? 5, इसका वर्ग कर दो 25, 25 में इकाई का अंक क्या है? 5, तो इस पूरी संख्या में का जो वर्ग आएगा उसके इकाई का अंक क्या आएगा दोस्तों? 5। अगला अगर प्रश्न पूछा जा सकता है, क्या पूछा जाएगा? जैसे इस क्रमागत संख्या, क्रमागत का मतलब 12 13 15 16 25 26 27 28, कोई भी दो क्रमागत संख्या दे दी जाएगी और कहीं जाएगी अगर इनका वर्ग करें, 12 का वर्ग और 13 का वर्ग करें, तो इनके बीच में कितनी संख्याएं आएंगी? तो उसके लिए क्या पूछेंगे? देखो 12 का वर्ग है, 12 का वर्ग कर दिया और 13 का वर्ग कर दिया। 12 को अपन कहेंगे n, तो n का स्क्वायर, और 12 के बाद में 13, यानी n में एक जोड़ा, 12 में एक जोड़ा 13 ही, इसका वर्ग किया। इनके बीच में संख्या जो आएगी वो कितनी आएगी दोस्तों? 2n। तो n किसको माना? पहली वाली संख्या को, तो 2n यानी 2 को किससे गुणा कर दो? पहली वाली संख्या को, तो यानी 24, है ना। आप गिन सकते हो, देखो 12 का 144 होता है और 13 का 169 होता है। इनके बीच में कितनी संख्या आएगी दोस्तों? टोटल 24 आएगी। छापो इसको, फिर आगे की ओर चलते हैं। देखो दोस्तों आपको इस प्रकार से पूछा जाता है कि एक संख्या लिख दी जाए, इसका 32 का स्क्वायर यानी 32 का वर्ग निकालो,
35 का वर्ग निकालो। तो आपको एक सर्व समीकरण याद रखनी है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या फिर आपसे ये पूछा जा सकता है a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये सर्व समीकरण आपने जरूर पढ़ी होगी। तो यहाँ 32 को किस रूप में चेंज कर देंगे अपन, 30 प्लस 2 के रूप में चेंज कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया, देखो a बराबर क्या आया आपका 30 और b बराबर क्या आ गया 2। तो यहाँ a का स्क्वायर यानी अब 30 का तो आसान कर सकते हैं, देखो 0 का स्क्वायर 2 0 कर दो, 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 9, और यहाँ पर 0 का स्क्वायर क्या आ गया 00 प्लस 2, a क्या है 30 है, b क्या है दोस्तों 2 है, और प्लस b स्क्वायर, b क्या है दोस्तों 2 है, तो 2 का स्क्वायर 4 होता है। तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर इनको कर लो 30 दूनी 60 और 60 दूनी 120, अब ये तीनों जोड़ लो 900 120 और 4 यानी हो गए 1020 और 1024, ये हो गए दोस्तों 1024, ये 1024 आ गया। तो यानी 32 का वर्ग क्या निकल के आया आपके पास में 1024। इस प्रकार से आप 35 का क्या निकाल सकते हो कि साथ 30 प्लस 5 कर देंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, 30 को आप क्या मान लोगे a और 5 को क्या मान लोगे b, इस प्रकार से सोल्व कर सकते हो। या फिर आपसे पूछ लिया जाए कि 97 का वर्ग, अब 97 किसके पास है साहब, 90 प्लस 7 करोगे, या फिर आप यूं कर सकते हो कि 100 माइनस क्या कर दोगे 3 कर दोगे, तब भी ये 97 हुआ और इसका वर्ग कर देंगे। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। अच्छा, तो इसको फिर आगे की ओर चलते हैं। अब देखो दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्या पूछा जाता है, वर्गमूल का। आपने अभी तक पढ़ा है वर्ग, अब पूछा जाएगा वर्गमूल। वर्गमूल का मतलब जैसे मैंने आपको कहा कि 4 का वर्ग कितना होता है 16, लेकिन 4 का वर्गमूल, ये जो निशान है दोस्तों ये वर्गमूल का, ये कितना आएगा दोस्तों 4। अगर जैसे आपने ज्ञात किया 25 किसका वर्गमूल था, किसका वर्ग था 5 का, तो 25 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 5, मतलब उल्टा है ना। ठीक है, इस प्रकार से अगर पूछा है कि अभाज्य गुणन, ये प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों, ये इसको स्टार मार्क कर लेना। अभाज्य गुणनखंड की विधि से आपको क्या ज्ञात करना है, यहाँ पर आप इसका वर्गमूल ज्ञात करना। तो अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है अभाज्य संख्याओं का भाग देते हुए इसको लास्ट में एक तरफ समाप्त करना है। तो इसमें देखो 2 का भाग देंगे क्या, 2 के भाजकता का नियम क्या, जिसके इकाई अंक 0 2 4 6 8 है नहीं, 2 का भाग तो नहीं जाएगा। 3 का मतलब क्या होता है, इन सबको जोड़ लो, बिल्कुल जाएगा 3 का भाग। इसमें देखे देखते 3 दूनी 6, 1 बचा 12, 3 चौक 12 और 3 त्रिक 9, फिर से 3 का जाएगा, 3 8 24 और 3 एकम 3, फिर से 3 का जाएगा 3 दूनी 6 और 2 3 7 21, फिर से 3 का जाएगा 3 9 3 27, फिर से 3 का जाएगा 3 और फिर से 3 का जाएगा, एक बार जाएगा, तो लास्ट में 1 तक समाप्त हो जाना चाहिए। फिर आपको क्या करना है, यहाँ से जोड़े बनाने। देखो 1 3 3 का जोड़ा बन गया, फिर 3 3 का जोड़ा बन गया और 3 3 का जोड़ा बन गया, और इसमें से 1 3 बाहर निकाल लो, इसमें से 1 3 बाहर निकाल लो और इसमें से 1 3 बाहर निकाल लो, और तीनों को क्या कर दो गुणा कर दो। तो 3 3 9 9 3 27, यानी आपका 729 का वर्गमूल आपका कितना प्राप्त हो गया दोस्तों 27। अब आपको 400 का निकाल के कमेंट बॉक्स में लिखना है। आगे बढ़े, चलो छापो इसको। देखो दोस्तों, अब यहां से एक चीज पूछी जाएगी कि छोटी से छोटी पूर्ण संख्या क्या पूछी जाएगी, दो यहां शब्द याद रखना, छोटी से छोटी पूर्ण संख्या आपको लिखनी। छोटी से छोटी पूर्ण संख्या जिसको भाग देने पर, क्या लिखा है यहाँ पर, भाग देने पर क्या बन जाए, वो पूर्ण संख्या बन जाए। जैसे कि यहाँ 252, आप जानते हो 252 में इकाई का अंक क्या है 2 है। अगर 2 इकाई का अंक है यानी इसमें ये पूर्ण वर्ग संख्या दोस्तों नहीं है, आप पढ़ चुके हो। अब इसको पूर्ण वर्ग संख्या अपने को बनानी, क्या कह रहा है कि किस संख्या का भाग देवे तो ये पूर्ण संख्या बन जाए। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपने को, अभी आपने सीखा अभाज्य गुणनखंड विधि से इसको हल करना होगा। देखो 2 को 2 दूनी 4, 1 2 6 12, फिर से देंगे 2 6 12 और 2 3 6, फिर से देंगे, देखो अब 2 का तो भाग नहीं जाएगा, 3 का देंगे, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, फिर से 3 का देंगे, 3 7 तो 21, फिर कर देंगे 7 का। अब यहाँ पर जोड़े बनाना है, तो ये जोड़े बन गए, देखो 3 2 का भी जोड़ा बन गया और 3 का भी जोड़ा बन गया। जिसका जोड़ा नहीं बना है उस साले को बाहर निकाल लो। क्या निकाला आपने, 7 को बाहर निकाल लिया, भाई इसका जोड़ा नहीं है ना, इसको लात मार के बाहर निकालो। अब यही अपने काम की, तो आंसर क्या जाएगा इसका कि भाई 7 का अपन भाग देंगे कि ये पूर्ण संख्या बन जाए। चलो 252 में 7 का भाग दो, ये लो 252, 7 का भाग दो, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 4 बचे और 7 छंग 42। ठीक है, पूरा बार चला, कितना आया 7 का भाग देने पर, यानी 252 में यदि अपन 7 का भाग देंगे तो अपने को प्राप्त होगा 36। 36 एक पूर्ण वर्ग संख्या है जिसका वर्गमूल क्या निकल के आता है 6। इस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। तो याद क्या करना है, यार भाग देने वाली बात आपको याद रखनी है। छापो इसको, फिर आगे की ओर बढ़ते हैं।
देखो दोस्तों, ऐसे प्रश्न पूछे जाने की संभावना, पूछ लिया जाता है कि एक बाग है, बगीचा है, उसमें टोटल जो पौधे हैं वो कितने लगे हुए हैं, 2025 पौधे लगे हुए हैं। अब ये कह रहा भाई इसको 2025 पौधे जो है इनको पंक्ति और पौधों की संख्या समान रहनी चाहिए, जितनी पंक्तियां हैं एक पंक्ति में उतने ही पौधे रहने चाहिए। मान लो उदाहरण के तौर पर कुछ भी आप ले सकते हो, जैसे 25 पंक्तियां हैं तो एक पंक्ति में कितने पौधे होने चाहिए, 25 होने चाहिए। तो अपन मान सकते हैं मानना कि पंक्ति पे कितनी है, x, दोनों बराबर करना है, और पौधे भी कितने, एक पंक्ति में पौधों की संख्या कितनी, x है ना। तो जितनी पंक्तियां उतने ही पौधे, उसको गुणा कर देंगे तो अपन क्या कर देंगे, 2025 को बराबर कर देंगे। यहाँ हो गया एक्स स्क्वायर बराबर 2025, वर्गमूल लेंगे तो यहाँ एक्स स्क्वायर का वर्गमूल और इधर भी कर देंगे 2025 का वर्गमूल, इसका वर्गमूल निकल के आया x और इसका वर्गमूल कितना होगा। अभी आपको अभाज्य गुणनखंड विधि निकाली, 2025 देखो 5 का भाग 5 चौक 20 और फिर से 0 कर दो, 5 5 25, फिर से 5 का दिया, 5 वाटू 40, 5 एकम 5, ठीक है ना, उल्टा कोई बात नहीं, 3 का दे लो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बचा 3 7 तो 21, फिर से 3 का दिया, 3 9 दिया 27, फिर से 3 का दिया 3 और 3 का दिया 1, यानी जोड़े बना लो इसके, यानी यहाँ से 5 बार निकले या 3 बार निकले या 3, तो 5 3 15 और 15 3 45, यानी इसका मान कितना आया 45, यानी टोटल पंक्तियों की संख्या कितनी दोस्तों 45 है, और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या भी कितनी है दोस्तों 45 है। तो 45 को 45 से गुणा करेंगे तो आप 2025 प्राप्त हो जाएंगे। इस प्रकार से सवाल भी आपको पूछा जा सकता है। छापो इसको। देखो दोस्तों, ऐसा प्रश्न पूछा जाता है कि वह छोटी छोटी संख्या आपको ज्ञात करनी, छोटी से छोटी आ जाए तब आपको एलसीएम लेना है, और बड़ी से बड़ी आ जाए तो आपको एचसीएफ लेना, यानी महत्तम समापत्ति, ये है लघुत्तम समापत्ति लेना। छोटी से छोटी यानी हाँ एलसीएम लघुत्तम समापत्ति, यानी लघुत्तम है छोटी छोटी, हाँ जो 8 15 और 20 से विभाजित हो, 8 15 20 से क्या होना चाहिए विभाजित। अब आप जानते हो कि 8 15 20 का एलसीएम कितना है 180। अब 180 का आप वर्ग इस प्रकार से भाज्य गुणनखंड से आप क्या निकालो, हाँ निकालना है, दो का भाग दिया 90, फिर से 2 का दिया 45, फिर से 3 का दिया 15, फिर 3 का दिया 5 और फिर 3 का दिया 5 का दिया 1। अब यहाँ देखो किसके क्या बन रहा है, हाँ केवल 5। अब देखो केवल 5 बच रहा है, अगर 5 का एक जोड़ा और प्राप्त हो जाए अपने को तो ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, यानी 180 को 5 से और गुणा कर दे, भाई 5 से गुणा कर दिया, 5 से गुणा कर दे तो 4 5 90 और यानी 900, तो टोटल 900 का वर्गमूल कितना आता है देखो 30 है ना। तो यानी जो ये वो वास्तव में संख्या कौन सी है, छोटी छोटी संख्या ज्ञात करो जो 18 15 20 से विभाजित हो, लेकिन वो क्या होनी चाहिए, वर्ग संख्या होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, वर्ग। अब 180 तो है ही सही, लेकिन वर्ग संख्या छोटी से छोटी तो वो कौन सी होगी 900। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। छापो इसको। हाँ दोस्तों, अब यहाँ आपने वर्गमूल निकालने की पहले आपने पढ़ी अभाज्य गुणनखंड विधि, अब आप क्या है यहाँ भाग विधि है ना, भाग विधि सीखनी है। देखो थोड़ी सी डिफिकल्ट है पर ध्यान देंगे तो समझ जाएंगे। ठीक है, 7.29 आप इसको जनरली 729 समझिए। पीछे से आप 2 2 की जोड़ी बनाना, नियम पहला क्या है, पीछे से 2 2 की जोड़ी, 29 एक जोड़ा बन गया। अब इसके साथ के साथ में कोई नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, इसका एक जोड़ा हो गया। अब अपने को क्या करना, जैसे यहाँ लिखा 51.84 तो पीछे से 2 जोड़े, यानी एक 84 जोड़ा बन गया और 51 जोड़ा बन गया। आगे बात में दशमलव अभी छोड़ दो। अब यहाँ आ जाओ, अब क्या करना है अपने को कि यह 7 में भाग देना है। कितने का भाग देना है, क्या 1 का दे, नहीं, अब जितने का देवे उतने से ही संख्या को गुणा करना है। तो इसके या तो बराबर आ जाए या छोटी बड़ी संख्या प्राप्त नहीं होनी चाहिए। तो जैसे मान लो मैंने 1 का दिया, 1 एकम 1, अभी तो बहुत दूर है 7 है ना, फिर से यानी 7 की बात कर रहे हैं पहली बात, और जोड़ा पीछे से बनाना, आगे से नहीं बनाना, ध्यान रखना। फिर आता 2 2 दूनी 4, अभी 7 दूर है। 3 की बात करते हैं, 3 3 9, लेकिन 9 7 से ज्यादा हो जाते हैं। तो क्या बैठेगा अपने को, यहाँ भी लिखो 2, यहाँ भी लिखो 2 और यहाँ भी लिखो 2। आगे बात समझ में, और 2 2 को गुणा करके लिख दो यहाँ पर 4। ठीक है, आगे बात समझ में। और यहाँ 7 में से 4 घटाया आपने, क्या बचा 3 बचा। अब यहाँ पे 2 2 को जोड़ दो, आप कितना बचा 4। ठीक, यहाँ जोड़ के यहाँ लिख देना है। ठीक, यानी 2 2 से गुणा करके 2 2 2 इस प्रकार से लिख दिया, 2 2 को जोड़ के 4 यहाँ लिख दिया, 2 2 को गुणा करके यहाँ लिख दिया, 7 में से 4 घटाए 3 बचा। अब अगला क्या 2 उतारे, नहीं, जोड़ा उतारना पूरा का पूरा, 29 उतार दिया साहब, ये लो साहब 29 उतार दिया। देखो दशमलव है तो यहाँ भी लग अलग दशमलव। अब क्या करना है, कितनी संख्या से गुणा करेंगे 329 आ जाए। तो कोशिश करते देखो, अगर मैं यहाँ पर 3 रखूं, देखो 29 में इकाई का अंक इस प्रकार से देखा करो, 29 में इकाई का अंक क्या है 9। 9 कितनी संख्या से गुणा करने पाता है, नहीं उतनी संख्या को गुणा करना ना। तो 3 को 3 से गुणा करने पर भी 9 आता है। ठीक, और 7 को 7 से गुणा करने पर भी इकाई का अंक 9 आता है, यानी 7 को 7 से गुणा किया तो 49, 49 में इकाई का अंक 9, 2 ही संख्या होती है। चलिए ठीक है, तो मैं पहले यहाँ 3 रखता हूँ, 3 को 3 से गुणा करूँ, 3 3 9 और 3 चौके 12, लेकिन बहुत छोटी संख्या है ना, तो यानी अब 7 रख के देख लेते हैं। यहाँ पर ये लो 7 रखो, 7 को 7 से गुणा किया,
7 2 7 49, बिल्कुल 4 हासिल के, 7 चौक 28 और 28 और 4 कितने होते हैं 32, बिल्कुल 729 अपने परफेक्ट प्राप्त हो गई। यहाँ पे लिख दो 7 और यह माइनस होके कितना हो जाता है 0। तो इस 7.29 का वर्गमूल कितना प्राप्त हुआ दोस्तों 2.7। इस प्रकार से 51.84 का आप निकाल के बताओ, छापो इसको। देखो दोस्तों एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जैसे आपने अभाज्य गुणनखंड में क्या पढ़ा था, क्या संख्या वहां पर क्या दी जाए भाग दी जाए। अगर वो आप पूछ ले भाग कौन सी संख्या का भाग दिया जाए या गुणा किया जाए, भाग या गुणा किया जाए कि क्या बन जाए पूर्ण वर्ग बन जाए, तो वहां पर कौन सी कंडीशन लगानी, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। आ गई बात समझ में, अभाज्य गुणनखंड करने तो जो बचा हुआ है या तो उसका भाग लगा दो, भाग लगाने की कह रहे हैं तो, या जो बचा हुआ है जैसे 7 बच गया था तो एक 7 से और गुणा कर दो तो वो पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। लेकिन अगर पूछ लिया जाए कि क्या घटाई जाए या क्या जोड़ी जाए, क्या घटाई जाए या क्या जोड़ी जाए, तो वहां पर आपको क्या करना है, इस प्रकार से भाग विधि का उपयोग करना है। यानी घटाने और घटाने व जोड़ने के लिए, घटाने व जोड़ने के लिए किसका प्रयोग करना है, भाग विधि का प्रयोग करना, भाग विधि का प्रयोग करना। भाग विधि इस प्रकार से आपने निकाला। देखो लास्ट में क्या होता है, देखो 2 से या 4 इस प्रकार से जानते हो, अगला जुड़ा होगा 0। अब 4 बड़ी संख्या है तो कितने से गुणा करें भाई, पाड़ा 0 से शुरू होता है, चलो 0 से गुणा करते हैं, 0 0 0, यहाँ पे 0, 2 बचे, लास्ट में कितने बचे साहब 2, यानी 2 अगर इसमें से घटा दिया जाए 402 में से ये जो नीचे शेष बचे रिमाइंडर बचा है इसको घटा दो, 0 2 यानी 2 से 2 को घटा दो, कितना बचा 400। क्या 400 वर्ग संख्या है, बिल्कुल वर्ग संख्या है। किसकी वर्ग संख्या है साहब, 20 की वर्ग संख्या है। आगे बात समझ में, छापो फिर आगे की ओर बढ़ते। देखो दोस्तों अगला आपका टॉपिक है घनमूल, घन और घनमूल, है ना। घन और घनमूल, घन का मतलब क्या होता है, जैसे 2 का घन की बात करें तो 2 की घात 3 लगाएंगे, तो 2 की घात 3 का मतलब हो गया 2 को 3 बार गुणा करना है, तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। इसी प्रकार से 3 की घन की बात करें तो 3 को कितने से गुणा करना है दोस्तों, 3 3 9 9 तिया 27, यानी 3 का घन कितना होगा 27। इस प्रकार से आपको निकाल सकते हो, है ना। 10 तक आपको कम से कम याद होना चाहिए, वर्ग संख्याएं भी कम से कम 30 तक आपको याद होनी चाहिए। तो 81 का जो घनमूल है, ये पूछ रहा है क्या भाग दे कि 81 का घनमूल, ये जो 81 संख्या है ये पूर्ण घन बन जाए, है ना, ये पूर्ण घन बन जाए। वो बात क्या कर रहा है, क्या भाग, भाग और गुणा। तो क्या करते हैं साहब, अभाज्य गुणनखंड बिल्कुल करो। ये लो 81 का 3 का भाग 2 27, फिर 3 का भाग 2 9, फिर 3 का भाग 2 3, 3 का भाग 2 1। अब वर्गमूल में आपने 2 2 के जोड़े बनाए थे, लेकिन घनमूल में कितने के जोड़े बनेंगे दोस्तों, 3 3 के। तो ये 1 3 का जोड़ा, अब यहां पर क्या रह गया, ये 3, तो इस 3 का इसमें भाग दे दो, इस 3 को हटा दो साले को, तो ये बिल्कुल ये घन संख्या बन जाएगी। क्या बनी घन संख्या, 3 गुणा 3 गुणा 3 यानी 27, या 81 में 3 का भाग दोगे तब भी क्या प्राप्त होगा, 27 प्राप्त होगा। एक अगला सवाल दोस्तों, घनाभ की विमाएं, विमाएं का मतलब लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई कितनी है, 5 2 और 5 है। अब घन बनाने के लिए कितने घनाभों की आवश्यकता होगी, जब भी आपको संख्या पूछी जाए, याद रखना संख्या, जब भी संख्या पूछी जाए तो वहां हमेशा आपको क्या निकालना है, आयतन निकालना है। क्या निकालना दोस्तों, आयतन। तो घनाभ का आयतन ये हो जाएगा। अब यहां पर इसको क्या करना, कितने घनाभों की आवश्यकता होगी, तो आपको 3 3 के जोड़े बनाने हैं। देखो 5 का 2 जोड़ा तो है नहीं, 1 5 और चाहिए, और लेकिन 2 का 1 ही है, तो ऐसे 2 से और गुणा कर दो, ठीक है। तो 5 दूनी 10 और 10 दूनी 20, तो कितने घनाभों की आवश्यकता होगी दोस्तों, 20 घनाभों की आवश्यकता होगी। छापो फिर आगे की ओर चलते हैं। देखो दोस्तों अगला जो आपका टॉपिक है राशियों की तुलना, यानी राशियों की आपस में तुलना करेंगे, अनुपात समानुपात से, लाभ हानि से, है ना, अवमूल्यन वगैरह इसके अंदर आएगा, ब्याज वगैरह ना। तो अब अगर पूछा जाए आपसे कि 15 किलोमीटर प्रति घंटा और 30 किलोमीटर प्रति घंटा का आप अनुपात निकालिए, तो सबसे पहले तो आप देखना है इनकी इकाइयां समान है क्या, बिल्कुल समान है, किलोमीटर प्रति घंटा और किलोमीटर प्रति घंटा। तो ऐसे लिख दो 15:30। अब इनको सरल कर लेना, ऐसी संख्या का भाग देना जो दोनों में चला जाए। तो साहब 15 का जरा जब तक कटता कटते जाओ, तो 15 का देंगे, 15 का 15 और 15 दूनी 30। अब इससे छोटा ये अनुपात नहीं होगा, तो इसका अनुपात क्या आ गया, 1:2। इसी प्रकार से 50 पैसा और 5 रुपया, क्या दोनों इकाइयां समान है क्या, नहीं साहब, यहाँ तो पैसा और यहाँ रुपया, तो इस पैसे को या तो रुपए में बदलो या रुपए को पैसों में बदलो, तो वो ज्यादा आसान है। तो 50 इसको रहने दो, और इसको अगर मान लो पैसों में बदलोगे तो 1 रुपए में 100 पैसे, तो 5 रुपए में 500 पैसे। देखो 1 0 से 1 0 कट गया, तो 5 एकम 5, और 5 का भाग 50 में दिया तो 10 बार, तो कितना अनुपात आ गया, 1:10 आ गया। अब एक प्रश्न पूछा जाता है आपको कि अनुपातों को आपको प्रतिशत में बदलना,
तो अनुपात को जैसे 3:4 को आप इस रूप में भिन्न रूप में भी लिख सकते हैं, 3/4 के रूप में भी लिख सकते हैं। किसमें बदलना? प्रतिशत में। हमेशा बताया आपको प्रतिशत में बदलना, यानी कितने से गुणा करना? 100 से गुणा कर दो। ये लो साहब 100 से गुणा कर दिया, भाग दिया 25 का, 25 3 75, कितना प्रतिशत आ गया? 75%। आगे बात समझ में। अगर प्रतिशत को आपको यदि संख्या में बदलना है तो अगर बदलना तो 100 का भाग दो, ठीक। तो 100 का प्रतिशत है, मान लो प्रतिशत है, प्रतिशत हटाते नीचे आ गया था 100। अब इसको अगर मान लो आपको अनुपात में बदलना है तो 25 3 75 और 25 चौक 100, यानी 3/4 को आप क्या लिख सकते हो? 3:4। तो आगे बात समझ में। अगला सवाल है, चमेली के पास धन का 75% खर्च कर दिया उसने, तो कितना बचा साहब? 75, टोटल 100 होता है, 75 खर्च कर दिया, तो बचा कितना? ये लो साहब बचा कितना? हमेशा याद रखना आपको कि समान चीजें होनी चाहिए। जैसे मैंने अनुपात में बताया वैसे की वैसी चीज। प्रश्न पढ़ लेते हैं पहले। 75% खर्च कर दिया तो कितना बचा उसके बाद? 600 रुपए। अब यहाँ खर्च करने वाला प्रतिशत दे रखा है और यहाँ रुपए किसका दे रखा है? बचा वाला। तो अपने को सबसे पहले बचा हुआ रुपए निकाल लेना। तो माना कि इसका, और पूछ रहा है कुल कितने रुपए थे उसके शुरू में, तो पता ही नहीं है, और जिसको पता नहीं होता उसको क्या मान लेते हैं? एक्स। तो माना कि उसके पास शुरू में कितने रुपए थे? एक्स रुपए। अब एक्स का इसने क्या कर दिया? 75% खर्च कर दिया, कितना बचा? 25% बचा साहब। ये लो एक्स का 25% किसके बराबर है? 600 के बराबर है। ये लो साहब समीकरण बना ली। अभी सिखाया तुम्हारे को, एक्स का की जगह क्या लगा रहा है? गुणा 25 और प्रतिशत हटाते नीचे क्या आएगा? 100 बराबर क्या आ गया? 600 और 25 का। अब देखो इनको काट सकते हैं अपन, 25 से कम 25 और 25 चौक 100, है ना। अब ऊपर का ऊपर गुणा, यानी ऊपर आ गया x और नीचे आ गया 4 और बराबर 600। तो कैची गुणा करते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं, एक रख दो। तो यहाँ से x बराबर क्या मान प्राप्त हो जाएगा? 600 को 4 से गुणा कर देंगे तो 2400 रुपए। यानी उसके पास सबसे पहले कितना रुपया था? 2400 रुपए। छापो इसको, फिर आगे की ओर चलते हैं। हाँ दोस्तों, अब देखो ये क्या होगा। अगर एक सवाल दिया हुआ है कि एक टीवी का मूल्य, है ना, यानी क्रय मूल्य कितना उसका? 13,000 रुपए, और बिक्री कर यानी टैक्सेज हमेशा जुड़ता है, याद रखना है ना। 12% किसमें जुड़ेगा? 100 में जुड़ेगा। तो विनोद खरीदता है तो उसका कुल भुगतान कितना करना पड़ेगा? यानी वो उसका बेचने वाला मूल्य हो गया, विनोद के लिए तो चलो खरीदने वाला मूल्य, पर जो भी ये बेच रहा है उसका क्या हो गया? विक्रय मूल्य। हमेशा याद रखना कि विक्रय मूल्य जब भी आपको निकालना है, अगर वहां लाभ प्रतिशत दिया हुआ हो, हानि प्रतिशत दिया हुआ हो या कर दिया हुआ हो, तो ऊपर इस प्रकार का फॉर्मूला लगेगा 100 प्लस माइनस लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत या कर प्रतिशत। इसका मतलब क्या हुआ साहब कि लाभ हुआ तो 100 में जोड़ना है, हानि हुआ तो 100 में से घटाना है। कर हमेशा जुड़ता है तो 100 में जोड़ देंगे, बटा नीचे क्या आ जाएगा? 100 और गुणा किससे कर देंगे? क्रय मूल्य से। आओ फॉर्मूले में फिट करते हैं। तो 100 और यहाँ बिक्री कर क्योंकि जुड़ेगा तो 100 में 12 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 112, और नीचे कितना आ जाएगा? 100 गुणा क्रय मूल्य कितना आया आपका? क्रय मूल्य कितना था? 13,000 रुपए। यहां से आप इसको काट पीट के सोल्व कर सकते हो, ठीक है। अब इधर की तरफ आ जाए, उल्टा दे रखा, देखो पूछ रहा क्रय मूल्य कितना है, ये पूछ रहा क्रय मूल्य है आपका 5400 रुपए, लेकिन कौन सा? इसमें 8% वेट पहले ही है, यानी इसमें टैक्स ऑलरेडी जुड़ा हुआ है 5400 के अंदर। यानी ये जो था ये तो वास्तव में विक्रय मूल्य एक तरीके से, पर आप देखिए तो पहले का मूल्य निकालने का मतलब आपको क्या पूछ रहा है यहाँ पर? क्रय मूल्य निकालना है इसका वास्तव में, भाई टैक्स का पहले। तो याद रखो विक्रय मूल्य निकालना है तो 100 में ऊपर जोड़ा और 100 नीचे आ रहा है। क्रय मूल्य में इसका उल्टा हो जाएगा, कुछ नहीं करना, 100 ऊपर आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा? भाई टैक्स हमेशा जुड़ता है तो 100 में 8 जोड़ देंगे और गुणा कितने से कर देंगे? यहाँ क्रय मूल्य से कर रहे थे तो वहां विक्रय मूल्य से कर देंगे। कौन है? 5400 रुपए, है ना। तो समझने वाली बात है, ये क्रय मूल्य नहीं होकर वास्तव में क्या होगा? विक्रय मूल्य, ठीक है। तो यहां से अपन काट सकते हैं इसको, यहां से काट के इसको सोल्व कर सकते हैं ना भाई। 54 से इसको काटेंगे, 54 एकम 54, 100 बार कट गया, 54 दूनी 108 होता है, 2 से इसको काट देंगे 50 बार और 50 को 5 से गुणा कर देंगे तो 5000 रुपए इसका वेट से पहले का टैक्स था, यानी वेट जुड़ के इसमें 400 रुपए और जुड़ गया। छापो इसको, फिर आगे की ओर चलते हैं। देखो दोस्तों ये बड़ा ही इस पार्ट का सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। यहां से मान के चलो इसमें से कोई ना कोई, भले संख्या चेंज कर दो, भाषा चेंज कर दो, लेकिन यहां से सवाल जरूर पूछा जाएगा और पूछा जाएगा। देखो सुनो क्या पूछा जाएगा। जनसंख्या मान लो पूछे किसी शहर की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है आपको? 5% है। यहाँ कमी भी आ सकती है, कमी आएगी तो 100 से घटाना है, ये नियम याद रखना है, और वृद्धि का मतलब 100 में जोड़ना है। ये पूछ रहा है 2003 के अंत तक जनसंख्या कितनी थी? सब आपकी मूल जनसंख्या थी 54,000 रुपए, बिल्कुल सर बिल्कुल। अब इसके लिए आपको एक चक्रवर्ती ब्याज का फॉर्मूला बिल्कुल याद होगा सर आपको, है ना, कि याद कर लेना, मूलधन गुणा 100 प्लस माइनस दर बटा 100, इसकी घात लगानी है समय। अब यहाँ जनसंख्या के अंदर इसको क्या फिट कर देंगे कि यहाँ मूल जनसंख्या आ जाएगी गुणा 100 प्लस दर, है ना, प्लस माइनस कमी होगी तो माइनस कर देंगे,
और हाँ और गुणा 100 और इसकी घात क्या हो जाएगी समय। अगर आपको यहाँ दो चीजें पूछी गई है, देखो दोस्तों, है ना, दो चीजें यहाँ पर, है ना, दो चीजें पूछी गई है। दो चीजें क्या पूछी गई है कि 2001 की जनसंख्या क्या थी। अब आप सोचो 2003 की दे रखी है, 2001 की जनसंख्या कम होगी या ज्यादा होगी, यानी पीछे वाली अगर चीज पूछी जाए, पीछे वाली चीज पूछी जाए, कौन सी वाली चीज, पीछे वाली चीज, यानी 2003 की दे रखी है, 2001 की पूछ रहा है, 2 साल पहले की पूछ रहा है, तो इस फॉर्मूले को आपको क्या कर देना है, पलट देना, पीछे वाली के लिए पलट दो। क्या हो जाएगा साहब, मूलधन यानी मूल जनसंख्या कितनी है, 54,000, बिल्कुल 54,000, और ये पलटने पर यानी 100 ऊपर चला जाएगा, और 100 प्लस दर, दर कितनी है 5, यानी 105, और इसको घात कितनी लगानी है दोस्त, समय कितने हैं 2 साल पीछे गया, यानी इस पर घात लगा देनी 100। क्या हो जाएगा दोस्त, 54,000 गुणा 100। अब देखो 100 को यहाँ इन दोनों को काट सकते हो, यानी इन दोनों को काट दो, यहां से 5 से काट देंगे, 5 दूनी 20, और ये 21 बार कट गया, यानी 20 गुणा 20, और नीचे क्या हो गया 21 गुणा 21। अब इसको आराम से आप काट सकते हो ना। इस काटने के बाद जो जनसंख्या आएगी दोस्तों, लगभग 48,000 कुछ के आसपास यहाँ संख्या आ रही है। इसको अगर आप काटोगे तो ये वीडियो लंबा हो जाएगा दोस्तों। इसमें जो संख्या आ रही है वो आ रही है आपकी 48,980 लगभग, है ना, यानी ये भी पूरी नहीं कटेगी दोस्तों, क्योंकि ये सब पॉइंटों में उत्तर आएगा, पॉइंटों में जनसंख्या होती नहीं है, तो 48,980 लगभग जनसंख्या कुछ इसकी प्राप्त होती है। अब ये अगला सवाल क्या पूछ रहा है, 2005 की जनसंख्या, यानी आगे की जनसंख्या पूछ रहा है। आगे की जनसंख्या का मतलब ये ऐसा का ऐसा ही आपको फॉर्मूला लगा लेना है, यानी मूलधन की जगह आपको मूल जनसंख्या लगा लेनी है 54,000, और ये क्या कर लेना दोस्त, 100 प्लस दर ऊपर ही रहेगी, यानी 100 प्लस दर कितनी है 5 है, तो 105 बटा 100। समझ रहे हो मेरी बात को, कितनी बार करना, क्योंकि 2 साल का ही पूछ रहा है ना, 2 साल का पूछ रहा है, तो वापस वही 21 बटा 20, ये 21 बटा 20, और इसको आराम से काट सकते हो। और काटने के बाद जो इसकी जनसंख्या प्राप्त होगी दोस्तों, वो जो प्राप्त होगी वो कितनी प्राप्त होगी, 59,535 इसकी जनसंख्या लगभग प्राप्त होगी, ये गुणा करने के बाद में, है ना। समझ गए ना बात। 2 साल पहले की पूछ रहा है तो इस फॉर्मूले को पलट देना है, 2 साल आगे की पूछ रहा है तो बिल्कुल सीधा सीधा फॉर्मूला आपको लगाना। समय की घात का मतलब जितने समय हो रहा है उसको इतनी बार लिख देना। जैसे यहाँ पर 2 वर्ष का होता तो 20/21 20/21 काटने के बाद आया ना, और यहाँ पर देखो हमने 105 बटा 100 2 बार लिख दी, 2 साल का पूछ रहा है। इसी प्रकार से सेम चीज दोस्तों यहाँ है, स्कूटर आपने कितने में खरीदा, 42,000 में। अब जब भी कोई गाड़ी लेते हो आप, है ना, तो उसका 1 साल बाद मूल्य घटेगा बढ़ेगा, साफ बिल्कुल घटता है। घटने वाले मूल्य को कहते हैं अवमूल्यन। क्या कहते हैं दोस्तों, अवमूल्यन। यहाँ वृद्धि दर थी जनसंख्या की 5%, अगर पूछा कोरोना आया, कोरोना में जनसंख्या दर 5% घट गई, तो 100 में से यहाँ घटा देना है ना जनसंख्या को, वृद्धि पूछे तो जोड़ देना है, कमी पूछे तो घटा देना है। अवमूल्यन अगर पूछ ले, अवमूल्यन भाई साधन जितने भी होंगे, गाड़ी घोड़े जितने भी होंगे, उन सबका क्या होता है, अवमूल्यन होता है, समय के साथ में उनका मूल्य घटता है, डिप्रिसिएशन कॉस्ट उसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो वो कितनी है साहब, 8% की दर से ये क्या कर रहा है, घट रहा है। सेम यही फॉर्मूला लगाना। अब पूछा 1 साल बाद, 1 साल बाद यानी आगे का साल पूछ रहा है, यानी ये सीधा सीधा फॉर्मूला अपने पास लग जाएगा। मूलधन यानी मूल रुपए कितना है आपका 42,000 गुणा दर 100 प्लस दर, यानी 100 में क्या जोड़ देंगे, दर। अच्छा जोड़ेंगे घटाएंगे, अवमूल्यन साहब, अवमूल्यन का मतलब तो होता है घटाना, यानी कमी होगी। तो 100 में से 8 घटाएंगे तो कितना आएगा दोस्त, 92 आएगा, और नीचे क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, है ना, ये 100 इस प्रकार से। अब ये क्या होगा साहब, कितने वर्ष करना है साहब, इसको कितने वर्ष करना है साहब, 1 वर्ष ही करना है, एक बार ही करना है। अब यहां से इसको जोड़ घटा के आराम से इसका आंसर आप निकाल सकते हो। तो मेरे हिसाब से ये बहुत ही सवाल ऐसा है कि ये सवाल कई बार एग्जाम में पूछा गया, हो सकता है दोबारा से पूछ ले। तो अवमूल्यन शब्द से क्या होता है कि यहाँ पर जोड़ने घटाने में बच्चे थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए ऐसे शब्द दे दिए जाते हैं। अवमूल्यन मतलब वहां पे कमी होगी, तो 100 में से इसको घटा लेना, छापो, फिर आगे की ओर चलते हैं अपन। देखो दोस्तों, अब आपका सब आज की जो प्रश्नावली है वह है आपका बीजीय व्यंजक और सर्वसमीकाएं। तो बीजीय व्यंजक यहाँ पर क्या होगा, देखो अब यहाँ क्या पूछ रहा है, जोड़ना, है ना। जोड़ने का मतलब होता है समान जाति के नीचे आप समान जाति रखेंगे। जैसे मान लो AB प्लस BC है, तो मैंने लिख दिया AB माइनस BC, इस प्रकार से जो दिया हुआ है। अगला क्या है, क्या जोड़ना, BC माइनस CA, तो BC के नीचे आप BC रख दीजिए, और माइनस CA अगर आपके पास इसमें नहीं है तो अलग से लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब ये पूछ रहा CA, तो CA के नीचे CA और माइनस AB, ये माइनस AB के नीचे माइनस AB। अब इनको जोड़ना, देखो
देखो जितने भी याद रखना बीजीय व्यंजक में अगर एक में प्लस और एक में माइनस है और समान संख्या है तो वो आपस में कट जाती है। जैसे ए बी ये प्लस का है ये माइनस का है तो इससे ये कट जाएगी दोस्त। आगे बात समझ, मान लो यही बात हुई ना, एक प्लस का है एक माइनस का, एक में से एक क्या गया जीरो हो गया है ना, कट गया। एक देखो बीसी बीसी बराबर है, एक में माइनस है एक में प्लस है, दोनों कट जाएंगे। और देखो एक सी ए है, एक माइनस है एक प्लस है, दोनों कट जाएंगे। उत्तर क्या है इसका? जीरो। इसका योग क्या आ जाएगा दोस्तों? जीरो। अब घटाने की बात करते हैं। तो घटाने के अंदर देखो दो समीकरण मैंने एक दूसरे के नीचे रख दी जो भी था। अब आप एक ध्यान रखना, जैसे मैंने कहा 5x और माइनस, जब भी बाहर माइनस होता है तो यहाँ क्या करते हैं? कोष्टक बनाते हैं, है ना। कभी भी मान लो 5, अगर मैं यहाँ लिखूंगा 5 प्लस 6x या 6y, और इसमें से आपको क्या घटाना, माइनस क्या करना है 7y प्लस 3x, इसमें से आपको माइनस करना है। तो जब भी माइनस करते हैं दोस्तों तो सबसे पहले जब भी माइनस करते हैं तो आपको क्या करना है, यहाँ पर कोष्टक बनाना है। और आप नियम जानते हो कि कोष्टक के बाहर यदि माइनस है अंदर वाले निशान क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। देखो ये पहली समीकरण है, इसके बाद क्या लगेगा? माइनस, और फिर कोष्टक में ये वाली संख्या लिखने में आएगी। अगर ये संख्या लिखने में आएगी तो इसके अंदर के जितने भी निशान होंगे वो दोस्तों क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। तो अपन चेंज कर देते हैं इसके आगे वाली चीजें, है ना। समझ में आ गई ना बात? तो यहाँ पर चेंज कर देंगे घटाने के अंदर, ये जरूर इस पे ध्यान रखना। देखो यहाँ प्लस है तो हो जाएगा माइनस, या माइनस है तो क्या हो जाएगा? प्लस, या प्लस है तो हो जाएगा माइनस, या प्लस है तो यह हो जाएगा माइनस। देखो एक प्लस है एक माइनस है, क्रिया होगी घटाने की। 12a में से 4 एक जाएंगे, कितने बचेंगे? 8a। निशान हमेशा बड़ी संख्या जो कि प्लस का है उसका आ गया। इसकी बात करते हैं, ये भी माइनस ये भी प्लस, क्रिया होगी घटाने की, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा? 2ab। निशान किसका आएगा? बड़ी संख्या जो कि माइनस की है, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं, यहाँ प्लस या माइनस, क्रिया होगी घटाने की। 5b में से 3b जाएगा, कितना बचेगा? 2b। निशान किसका आएगा? बड़ी संख्या जो कि प्लस की है। आगे बात समझ, आगे देखो माइनस और माइनस, माइनस माइनस हमेशा क्या होता है? जुड़ता है। 12 में 3 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 15। और निशान बड़ी संख्या दोनों ही माइनस की है तो माइनस का निशान आ जाएगा। ये इस प्रकार से एक प्रश्न जरूर आपके जोड़ने और घटाने से पूछा जाएगा। छापो इसको। देखो अगला क्या, अगर आपसे पूछा जाए बीजीय व्यंजकों का गुणनफल करो तो कैसे करोगे? भाई एक्स वाई गुणा वाई जेड और जेड एक्स, है ना। तो कैसे गुणा करोगे? सीधी सी बात है, अब इसमें जाती होती नहीं होती तो सब गुणा हो जाते हैं ना। अब एक्स और एक्स कितनी बार आ रहा है? 2 बार, तो एक्स स्क्वायर लिख दिया। वाई वाई कितनी बार आ रहा है? 2 बार, तो वाई स्क्वायर लिख दिया। जेड जेड कितनी बार आ रहा है? 2 बार, तो जेड स्क्वायर लिख दिया। इसी प्रकार से a गुणा माइनस a की घात 2 और a की घात 3, तो जब भी आधार समान होते हैं, देखो ये आधार है और इसके ऊपर ये लगी हुई घातें, तो घातें जुड़ जाती है ना, तो a नीचे लिख देंगे, आधार समान है, लिख दिया। कितनी घातें? इस पे 1 घात है, इसमें 2 और इसमें 3, 3 2 5 और 1 6 घात, निशान आ जाएगा माइनस का, ठीक। अब इधर की बात करते हैं। देखो यहाँ एक पद को एक पद से गुणा किया, अब यहाँ एक पद को 2 पद से गुणा करेंगे। कैसे करेंगे? इस एक पद को सबसे पहले इससे गुणा करेंगे, फिर प्लस का निशान लगाएंगे, और फिर इस पद को किससे गुणा करेंगे? इससे गुणा करेंगे। आगे बात हम कैसे करेंगे? 4p को इससे गुणा करेंगे तो 4pq, फिर प्लस का निशान लगाएंगे तो 4pr। इस प्रकार से इसका ये आंसर निकल के आ जाएगा। इसको गुणा करो, इसको क्या किससे गुणा करेंगे? जैसे ये 2 पद है और ये 1 पद है, तो सबसे पहले इसको इस पद से गुणा किया जाएगा, फिर इसको इस पद से, और बीच में कौन सा निशान लगाएगा? माइनस का। तो 4 को a से गुणा करेंगे, 4a स्क्वायर, है ना, a स्क्वायर है, बीच में माइनस का निशान लगाया। 4 को 9 से गुणा करेंगे, 9 9 चौक 36, ठीक। इसी प्रकार से आपका मान लो इस प्रकार से पूछ लिया जाए pq qr और ये rp, इस प्रकार से 3 पद है और इसको 0 से, किसी भी संख्या को 0 से गुणा किया जाए तो क्या उत्तर आता है? 0। अब यहाँ आ जाओ, a की घात 2 2, a की घात 22 4, a की घात 26। अब ये जो इसके आगे जो लगा हुआ गुणांक, इसको कहते हैं गुणांक, इनको अलग अलग गुणा कर लो। 4 दूनी 8, अलग गुणा कर लिया, यहाँ तो 1 है मतलब नहीं है। अब आधार समान है a, ठीक। अब इनकी घातों को जोड़ लो, जब भी बीच में गुणा का निशान हो, आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती है। तो 26 22 और 2, इन सबको जोड़ने पर कितना आता है? 50। तो a की घात 8 a की घात 50, इसका आंसर निकल के आएगा। छापो इसको, फिर आगे की ओर चलते हैं। देखो आपने पहले एक पद को एक पद से किया, फिर एक पद को 2 पद से किया, अब 2 पद को 2 पद से गुणा करना है। कैसे करना साहब? सबसे पहले देखो इसके एक पद को क्या करना है, या 2x बाहर निकाल लीजिए और इसके पूरे को आप गुणा कर दीजिए। कर दिया गुणा। अब क्या करेंगे? +5 बाहर लिख दीजिए, है ना, दूसरे का, फिर ये पूरा का पूरा इस प्रकार से आप निकाल दीजिए। अब वही सेम हो गई चीज, इसको इससे गुणा, फिर माइनस का निशान, फिर इसको इससे गुणा। तो 2x को 4 से गुणा करेंगे, सबसे पहले अंक को गुणा कर लीजिए। 2 को 2 से गुणा करेंगे, 2 को 4 से गुणा करेंगे 8, x को x से गुणा करेंगे x स्क्वायर, माइनस का निशान लगाएंगे, 2 को 3 से गुणा करेंगे 6 और इसका x यहाँ लगा दिया, फिर प्लस का निशान, 5 को 4 से गुणा करेंगे 5 20x, माइनस का निशान लगाएंगे, प्लस और माइनस में किसका, हमेशा गुणा में याद रखना, प्लस और प्लस का गुणनफल प्लस, माइनस और माइनस का गुणनफल हमेशा प्लस, और केवल प्लस और माइनस, फिर बड़ी संख्या छोटी संख्या नहीं देखी जाती, एक जगह प्लस और एक जगह माइनस हो और उनका गुणा किया जा रहा हो तो हमेशा माइनस का निशान आएगा।
तो +5 को इससे गुणा करेंगे, 5 3 15, ये इसका आंसर निकल के आया। इसका आंसर आपको निकालना है, ठीक है। छापो इसको, फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। हाँ दोस्तों, अब आपके महत्वपूर्ण चीज है घातांक के नियम, है ना। नियम आपको याद रखने होंगे, घातांक के क्या क्या नियम है। देखो a की घात m, यहाँ a और m क्या, देखो यहाँ a जो है a की घात m का मतलब क्या है, a क्या है यहाँ पर आधार कहेंगे इसको, और m क्या है दोस्तों, इसको क्या कहेंगे अपन, घात कहेंगे, ठीक है। तो a की घात m और a की घात m, यानी जब आधार समान हो और बीच में गुणा का निशान हो, घातें अलग हो, तो घातों को क्या कर देते हैं दोस्तों, जोड़ देते हैं, ठीक है। अब जैसे उदाहरण के तौर पर मैं कहूँ भाई 4 की घात 3 गुणा 4 की घात 2, अब यहाँ पर आधार समान है तो 4 लिख देंगे, और 3 प्लस और 2 यानी कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। समझ में आ गई बात। इसी प्रकार से यदि मान लो बीच में आधार समान हो, घातें अलग हो, बीच में भाग का निशान हो, तो यहाँ पर घातों को घटा देते हैं। इसी प्रकार से a की घात m और यहाँ इस पर भी घात लग रही है m, जैसे यहाँ पर मैंने एक उदाहरण बताया कि जैसे 4 की घात 2, इस पर घात 2 लगी है, तो ये दोनों क्या हो जाती है दोस्तों, गुणा हो जाती है यहाँ पर, तो mn लिख दिया। इसी प्रकार से a की घात m गुणा b की घात m, यहाँ अब घात समान होगी, आधार अलग अलग, तो क्या करेंगे, आधार को गुणा कर दो और उस पर समान घात लगा दो। ये बड़ा ही शानदार चीज है, ये पूछी जाती है दोस्तों, यहाँ जरूर याद कर लेना, यहाँ आप फंसा सकते हो आपको। तो a की घात 0 का मतलब 1, यानी अगर मान लो 50 की घात 0 तब भी उसका मतलब 1 है, 1 की घात 0 हो तब भी उसका मतलब 1 है, यानी किसी की भी घात 0 लगी हो, कोई भी संख्या की घात 0 लगी हो, उसका उत्तर हमेशा कितना आता है, 1 आता है। फिर a की घात m बटा b की घात m, यानी आधार अलग अलग है और घातें समान है और बीच में भाग का निशान है, तो इस प्रकार से इसको सोल्व कर देंगे। इससे कुछ एग्जांपल्स है, 3 की घात -2, याद रखना जब भी घात माइनस में है इसको प्लस में करना है आपको। तो प्लस में कैसे करना है, जैसे अगर 3 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 ही है, तो इसको प्लस में करने के लिए दोस्तों क्या कर देना, इस संख्या को 3/1 को पलट देनी, यानी 1/3 बना देना। 1/3 की घात 2 देखो प्लस में आ गई, ठीक है, आंसर आ गया इसका 9। इसी प्रकार से 1/2 माइनस इसकी घात कितनी है, 5 है, तो यानी इस माइनस घात को आपको क्या करना होगा, प्लस से बदलना होगा। कैसे बदलेंगे, 1/2 का क्या कर दो, उल्टो पलट दो, 2/1, तो 2/1 का मतलब 2 होता है, इसकी 5, यानी 2 को 2 गुणा इस प्रकार से 5 बार गुणा करेंगे तो 32 आता है। इस प्रकार से आगे देखो, यहाँ लिखा -4, अच्छा ये -4 कभी चेंज नहीं होंगे ना, इसकी जो मूल संख्या के जो माइनस है वो प्लस माइनस या गुणा भाग से चेंज होंगे, बाकी ऐसे आप ऊपर नीचे करने से चेंज नहीं कर सकते, केवल घातों का निशान चेंज कर सकते हो। तो -4 इसमें भाग दिया, -4 की घात 5, आधार समान है, देखो बीच में भाग का निशान है, तो क्या हो जाएगी, घातें घट जाएगी। क्या करेंगे, -4 लिख देंगे, 5 - 8, अब यहाँ पर देखो 5 में से 8 गया, -3 हो गया, ठीक। अब इस माइनस को भी आप जानते हो कैसे कर सकते हैं, प्लस कर सकते हैं। तो एक कुछ नहीं है, तो -8/1 है, इसको पलट दो आप, तो 1/-8 और इसकी घात क्या होगी, प्लस में 3 हो गई। इसी प्रकार से अगला सवाल देखो दोस्तों, 3 की घात 0, 3 की घात 0 का मतलब कितना होता है दोस्तों, अच्छा 3 की घात 0 प्लस 4 की घात -1 इंटू 2 की घात 2। अब इसमें बहुत सारे नियम लिख जाएंगे। 3 की घात 0 का मतलब कितना होता है दोस्तों, 1 होता है, बीच में प्लस का निशान लगाया। 4 की घात, अच्छा इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, इस माइनस को प्लस में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, 4/1 को 1/4 बना दिया। अच्छा एक घात लगाओ नहीं लगाओ बात मतलब एक ही है, ठीक। अब इसके अलावा गुणा 2 की घात क्या हो गई, 2 हो गई। अब यहाँ पर देखिए इसको आप एलसीएम करके कर सकते हो इस प्रकार से, 2 की घात 2, फिर ये हो गए 5 और ये 4 से 4 कट गया, आंसर आ गया 5। अगला जो सवाल आपका आता है मानक रूप। मानक रूप का मतलब होता है एक संख्या छोड़कर, जैसे मान लो मैं इसे लिख रहा हूँ 4 गुणा 4.5 इंटू 10 की घात 6, ये एक मानक रूप है। 10 की घात में लिखना मानक रूप है और पहली संख्या के बाद में वहां क्या लगाना, दशमलव लगाना होता है। तो इस प्रकार से संख्याएं दे दी दोस्तों, इसमें 0 है 11 और अपने को दशमलव लगाना होता है देखो पहली संख्या के बाद में, यानी इस दशमलव को कितना आगे बढ़ा रहे हो आप, तो 1 2 3 ये 11 0 तक तो हो गए और यहाँ पर ला रहे हो, यानी कितने स्थान बढ़ा रहे हो आप, 12 बढ़ा रहे हो। तो इसको लिख देते 10 की घात, क्योंकि ये दशमलव की संख्या दोस्तों यानी 1 से भी छोटी, यानी घात किसमें आएगी, माइनस में आएगी, तो -12 लिख देते हैं। अब इस प्रकार से संख्या दी और इसको इस प्रकार से लिखना हो तो क्या करना, माइनस का मतलब क्या है कि ये संख्या 1 से छोटी, यानी दशमलव को इधर बढ़ाना कितना है, 6 स्थान बढ़ाना है। देखो 6 स्थान बढ़ाना है, तो 1 स्थान तो ये बढ़ाएंगे यानी 3 हो गया और 3 के आगे 5 0 और लगा देंगे, टोटल 6 स्थान बढ़ गया, देखो 5 0 लगे। इस प्रकार से यहाँ पर दशमलव लग के ये मानक रूप में बन जाता है। छापो इसको, यहाँ से प्रश्न 100% आएगा दोस्तों, याद कर लेना इसको। देखो दोस्तों, अब यह जो आपका सवाल है, यहाँ से एक बड़ा सवाल और छोटा सवाल ही बनता है, सूत्र भी काफी याद करने, तो ये आपको सूत्र याद करने पड़ेंगे। सबसे पहले समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, देखो यहाँ क्या पूछेगा, समलंब चतुर्भुज में क्या होगा दोस्तों, एक ऊंचाई दी रखेगी, है ना, ऊंचाई दी रखेगी और उसकी समांतर भुजाएं दी रखेगी। जैसे मान लो ये इस प्रकार का है, तो ये जो आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, इसकी दोस्तों समांतर होती है ना, थोड़ी सी ये मुड़ी हुई होती है इस प्रकार से, ये इसकी आकृति अगर एग्जैक्ट बनाए तो इस प्रकार से बनती है दोस्तों, जैसे इस प्रकार का ये समलंब चतुर्भुज है ना, तो ये आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, इसकी समांतर भुजाएं होती है। तो इसकी आपको लंबाई भी रखी होगी
है ना, और इनके बीच की दूरी यानी इनके बीच की जो ऊंचाई है, ये जो ऊंचाई है ये दे रखी होगी, तो वहां पे आपका इसका क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या होगा दोस्तों, 1/2 गुणा ऊंचाई, ये जो ऊंचाई दे रखी होगी, और समांतर भुजाओं का योग। अगर आपको यहाँ हो सकता है कि दे देगी क्षेत्रफल इसका ये है, तो एक समांतर भुजा ये है, तो दूसरे निकालो, तो आप इसको x मान के, जैसे एक समांतर भुजाओं को आप मान लो, या अपन एक को ए मान सकते हैं, एक को बी मान सकते हैं, तो एक को जो दिया हुआ उसका मान रख दो, और जो जिसका नहीं दिया उसको x लगा के कर दो। इसी प्रकार से समचतुर्भुज का भी सूत्र आता है, सवाल आता है दोस्तों, कि वहां पर दे दिया जाएगा, मान लो समचतुर्भुज, जैसे कि आपको पता है समचतुर्भुज की बात आती है, इसके विकर्ण अलग अलग माप के होते हैं ना, भुजाएं तो समान होती है लेकिन विकर्ण अलग अलग माप के होते हैं। तो इसको मान लो एक को आपने D1 कह दिया, दूसरे को D2 कह दिया, तो यानी विकर्ण आप पूछ लेंगे कि दो समचतुर्भुज है, एक समचतुर्भुज है, उसमें एक विकर्ण की लंबाई 5 सेंटीमीटर, एक की 6 सेंटीमीटर, तो उसका क्षेत्रफल बताओ, तो सूत्र में लगा देंगे 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल, 1/2 गुणा विकर्णों के दोनों गुणनफल को आप यानी D1 गुणा D2, यानी दोनों को आप क्या कर लोगे, गुणनफल कर लोगे, और 1/2 यानी उसका आधा कर लोगे। बात समझ में आ गई। अब है घनाभ। घनाभ जो बनता है, देखो दोस्तों घनाभ होता है क्या है, घनाभ का मतलब आयत, इसका बेस है आयत, इस प्रकार से 6 आयत, कितने आयत बन रहे हैं दोस्तों, 6 आयत बन रहे, कितने बन रहे हैं, 6 आयत, ये है घनाभ, ये है घनाभ, तो ये 6 आयत बन रहे हैं, तो 6 आयत से बना हुई संरचना क्या कहलाती है, घनाभ कहलाती है। तो आयत में आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है ना, तो इसी हिसाब से देखो इसमें क्या होगा, एक लंबाई होगी, है ना, एक चौड़ाई, देखो 2D स्ट्रक्चर में आ जाती है, सॉरी 3D स्ट्रक्चर में आती है, 3D का मतलब जिसमें 3 विमाएं हो, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, जैसे अपन बात करते हैं वर्ग की, आयत की, केवल इसमें लंबाई और चौड़ाई की बात की जाती है, लेकिन 3D स्ट्रक्चर जो कि घन, घनाभ और मिलन है जो आपके सिलेबस के अंदर है, उन्हें 3D स्ट्रक्चर बोला जाता है। 3D का मतलब होता है उसमें तीसरी विमा ऊंचाई और होती है। जैसे आप एक कागज ले लो, कागज में एक कागज की केवल लंबाई चौड़ाई होती है, लेकिन 50 कागज ले लो तो उसके साथ उसकी मोटाई भी बन जाती है, तो उसमें उसकी तीसरी विमा ऊंचाई या मोटाई जुड़ जाती है। तो इसका क्षेत्रफल, घनाभ का जो क्षेत्रफल है वो क्या होगा, या तो 6 बार आप आयत का क्षेत्रफल जोड़ लो तब भी आप यही निकालोगे, 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई, चौड़ाई गुणा ऊंचाई, और ऊंचाई गुणा लंबाई। इस प्रकार से आप याद कर सकते हो, लंबाई चौड़ाई, एक बार लंबाई चौड़ाई, फिर चौड़ाई ऊंचाई, फिर ऊंचाई लंबाई, और 2 को 2 बार, क्योंकि ये सब 2 बार गुणा, इसमें 2 से गुणा कर लेते हैं। आयतन की बात करते हैं दोस्तों, आयतन का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो एक घनाभागार आकार का कोई कमरा है, अब पूछ लिया जाएगा अगर उसमें क्या भरे, अगर अंदर भरने की बात की जाए दोस्तों तो आपको आयतन निकालना है। अगर पूछा जाए कि कमरे के चारों तरफ, चारों दीवारी पर आपको क्या करना, पेंट करना है, तो चारों तरफ की जो चीजें होगी वो आपका क्षेत्रफल के अंदर आएगा दोस्तों। और अंदर अगर मान लो अंदर कुछ भी भर रहे हो, जैसे मान लो ईंटें भर दी किसी कमरे के अंदर, टाइलें भर दी आपने, या फिर आपने कोई चारा भर दिया, फसल भर दी, कुछ भी भर दिया, अंदर भरने का मतलब क्या है, उसके अंदर आयतन है। आयतन का ज्यादातर आपको सबसे ज्यादा ये सूत्र याद करना, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। आधार, इसका आधार क्या है दोस्तों, देखो आयत है, आयत है ना, और क्षेत्रफल निकालना है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, ये लंबाई गुणा चौड़ाई और गुणा ऊंचाई। हो सकता है बहुत सारी बार इस प्रकार से दे दे कि घनाभागार आकार का आधार का क्षेत्रफल इतना है और इसकी ऊंचाई इतनी, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, आधार का क्षेत्रफल का मतलब ही उसकी लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई इसका सूत्र होता है। तो ये सूत्र भी आपको याद कर लेना है। अब घन का, घन जो बना होता है, जैसे घनाभ जो बना हुआ है वो आयत का बना हुआ है ना, ये आयत का बना हुआ है ना, यहाँ पे 6 आयत है। इसी प्रकार से घन के अंदर दोस्तों, घन में 6 वर्ग होते हैं, वर्ग यानी जिसकी सारी भुजाएं बराबर, तो घन में भी सारी भुजाएं बराबर होगी, ठीक है। तो इसलिए इसको, अब इसका सूत्र क्या होगा, देखो 6 घन हो गए, 6 आयत, उतनी 6 वर्ग से मिलकर क्या बनेगा, घन बनेगा। तो एक वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, तो 6 का कितना हो जाए, 6 गुणा भुजा स्क्वायर। और आयतन की बात करते हैं तो यहाँ भुजा क्यूब क्या हो जाएगा, वही आधार का क्षेत्रफल, आधार क्या है, वर्ग है, भुजा गुणा भुजा, और ऊंचाई, इसकी ऊंचाई भी भुजा ही है, तो भुजा को 3 बार गुणा कर लेना है। अच्छा, दोनों में से मिश्रित सवाल दोस्तों कई बार पूछा जाता है संख्याओं का, जैसे मान लो इस प्रकार से आयताकार कोई आकृति बना दी, अब उसको तोड़ के आपको घनाकार बनानी है, तो दोस्तों जब भी इस प्रकार की तोड़ के रूपांतरित की जाए तब आप उसमें आयतन निकालना है। क्या निकालना है दोस्तों, किसी का भी आकार परिवर्तन किया जाता है दोस्तों, तो उसमें क्या ज्ञात किया जाता है आपका, उसके अंदर आपको क्या ज्ञात की जाती है दोस्तों, आयतन निकालना होता है। कभी आपको संख्या पूछ ली जाती है कि भाई इतने घन आपको तोड़ के कितने घन बनाए जाए, तो हमेशा याद रखना है कि बड़े आयतन में छोटे आयतन का भाग दे देना। अगर बड़ा घनाभ है तो ऊपर रख लेना है, उसमें छोटे घन का भाग दे देना है, या घन बड़ा है हमेशा वैसे घनाभ ही बड़ा रहेगा, वहां पर आपका जो सवाल आएगा तो घनाभ का क्षेत्र आयतन ऊपर हो जाएगा और संख्या पूछी जाती है दोस्तों ना, तो बड़े आयतन में छोटे आयतन का भाग दे देंगे तो वहां पर संख्या निकल के आती है। समझो, मतलब जैसे मान लो पूछ लिया जाएगा कि इतनी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का एक घनाभ है और इसके टुकड़े करके कितनी संख्या में घन बनाए जाए, तो भाई घनाभ का आप घन बना रहे हो तो घन क्या हो गया, छोटा हो गया। घनाभ, एक घनाभ का आप बहुत सारी संख्या में क्या बना रहे हो, घन,
तो घन छोटा हो गया, तो कितने भाई इतनी भुजा का, यानी बोलते हैं कि 2 सेंटीमीटर के कितने घन बनाए जा सकते हैं। तो उसमें आपको पता है एक घन का मतलब तो 1 दे दो तो भी वही लंबाई चौड़ाई ऊंचाई उसकी वही होती है, भुजा भुजा भुजा, है ना। 1 दे दो तो भी वो 3 ही 2 सेंटीमीटर का ही होगा, ठीक है। तो बड़ा जो आयतन होगा ऊपर आ जाएगा, यानी घनाभ का आयतन ऊपर आ जाएगा और घन की आयतन नीचे आ जाएगा। इस प्रकार से आप संख्याओं के सवाल सोल्व कर सकते हो। देखो बेलन की आप स्ट्रक्चर देखो इस प्रकार से, सिलेंडर जो होता है, बेलन जो होता है ना, जैसे ये जो पेन है ये भी बेलनाकार ही है, ठीक है। अब इस बेलन में देखो यहाँ पे वृत्त है, नीचे भी वृत्त है ना, तो ये देखो यहाँ पर भी वृत्त है और नीचे भी वृत्त है और बीच में कुछ ऊंचाई लिए हुए है ना, गोलाकार ऊंचाई, वक्र पृष्ठ लिया हुआ है। तो आप जानते हो कि जो वृत्त होता है इसका क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, तो इसका भी क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। और बीच वाले का अपन बात करते हैं क्योंकि परिधि होती है ना किसी की, तो परिधि होती है 2 पाई आर और एक ऊंचाई तक इसकी परिधि थी इसलिए एच लगा दिया, 2 पाई आर एच। अब इन सबको जोड़ देंगे तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा, तो यह जोड़ा हुआ ये फाइनली सूत्र 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच, ये आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। मैं तो इसको कह रहा हूँ, इसको ढंग से आप समझ लो, कई प्रकार से बेलन का क्वेश्चन बनता है दोस्तों, है ना। और अभी बताता हूँ, चलो वक्र पृष्ठ, वक्र यानी मुड़ा हुआ भाग, ये अब इसके अंदर ये और ये हटा दिया जाएगा, वक्र पृष्ठ का केवल 2 पाई आर एच आ जाएगा जो बीच वाला भाग है। आयतन की बात करते हैं, आयतन मैंने आपको वही कहा, आधार का क्षेत्रफल, आधार के इसका वृत्त है पाई आर स्क्वायर और गुणा ऊंचाई, ये ऊंचाई हो गई, ठीक है। याद करने की जरूरत नहीं, बढ़िया तरीके से आपको समझा दिया गया। अब यहाँ देखिए आप कि अगर इससे सवाल कैसे पूछते हैं, तो बेलन से सवाल इस प्रकार से पूछते हैं जैसे कि मान लो एक रोलर है, अभी मान लो ये रोलर है, रोलर घूम रहा है ना, ये रोलर घूम रहा है। अब ये घूम रहा है तो मुझे आप बताओ इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या कितने, एक चक्कर लगाने में इतना, अगर मान लो एक चक्कर लगाया तो चारों तरफ का आपको क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। अब क्षेत्रफल आप कौन सा निकालोगे, क्या ये भाग रोलर का टच हो रहा है, दोनों भाग यानी दोनों जो वृत्त के भाग हैं, आप खुद देखो ये दोनों वृत्त के भाग क्या रोलर में टच होते हैं, साहब नहीं होते। कौन सा भाग टच होता है यहाँ पर, केवल वक्र पृष्ठ, तो वहां वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना होगा, तो एक क्षेत्रफल एक रोलर की दूरी आ जाएगी। अब भाई कितने राउंड करना है, मान लो 4 राउंड कर दिए तो उसको 4 से गुणा कर देना, 5 कर दिए तो 5 से गुणा कर देना, या आपको हो सकता है कि आपको दिया होगा इतनी दूरी तय कर दी तो उसके इसका क्षेत्रफल निकाल लो, या कितनी बार घूमा तो आपको भाग दे देना उसके अंदर। आई बात समझ में, देखो मैंने बढ़िया तरीके से आपको एक मैथ्स का निचोड़ बहुत कम समय में निकाल के दिया है। अब इस वीडियो को देखो आप बिल्कुल सबसे पहले तो तनाव मुक्त हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं, जैसा पेपर होगा पढ़ लिया खूब, एक बार वीडियो को देख लेना आराम से, और बिल्कुल आप छोटे छोटे और जो भी आपको मैटर लगता है कि आपने जो बनाया हुआ है ये मेरे को याद करना है, सूत्र जरूर याद कर लेना। तो अब आपको टेंशन लेंगे, बढ़िया शानदार नींद निकालनी है और सुबह सुबह एक बढ़िया और देख लेना है किताब को, जो भी आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं उसके अनुसार, और पेपर देने जाना है और जय अंकुर जी सर की नाम लेके और पेपर देना, बहुत अच्छा होगा। लेकिन इस वीडियो को अधिक से अधिक तक लोगों को शेयर करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आगे बात समझ में, जय सिया राम।